अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है खैर से होंगे। आज हम बात करेंगे एसिड बेस केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 की। आज मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूँ, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए आपको लेक्चर डिज़ाइन नहीं कर सका, लेकिन मैं अब आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ा दूंगा व्हाइट बोर्ड पर भी, और आप इसको साथ साथ याद कर सकोगे। चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस। तो पहले नंबर पर जो हमारे पास टॉपिक आ रहा है वो 9.3 है। इसको आप अपनी बुक से खोल लो, साथ देखते भी जाओ और समझते भी जाओ तो बेहतर होगा। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारा टॉपिक है वो कुछ यूं है कि आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है। देखो सिंपल सी बात है कि हमने इसके अंदर कुछ आयन्स लेने हैं। किसके लेने हैं? वाटर के दो ही आयन होते हैं, हाइड्रोजन आयन और OH नेगेटिव आयन। उन दोनों का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करो तो आपके पास कुछ नया आएगा। वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगी जिसको हम आयनिक प्रोडक्ट कहेंगे। तो ये छोटी सी स्टोरी है, इस स्टोरी को साथ लेके चलते हैं। सबसे पहले आपका पॉइंट आपने जो जहन में रखना है वो ये है कि प्योर वाटर इज नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो प्योर वाटर इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब यहां पर हमने समझना है कि जो हमारे पास ये जो लफ्ज लिखा हुआ है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये है, देखो पहले तो सीखो कि बिजली की जो कंडक्शन होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होती है, वो होती कैसे है। वो दो तरीके से होती है। नंबर वन, या तो उसकी कंडक्शन के लिए आयंस मौजूद हो या फिर वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद हो। फिलहाल क्योंकि हम यहाँ पर ऐसी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं जिसमें सोल्यूशंस वगैरह का जिक्र आएगा, क्योंकि एसिड बेस जो है वो सोल्यूशंस भी होते हैं। तो बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर आप आयंस को एज अ मीडियम लोगे फॉर द कंडक्टिविटी। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका मतलब ये होगा कि पानी के पास इतने आयंस नहीं है कि वो कंडक्टिविटी शो कर सके। अब इसी चीज को लेकर चलते हैं कि इसको आप कैसे समझोगे। अब इसको समझने के लिए आप समझो कि हम वाटर ले रहे हैं एज अ सॉल्यूट और उसको वाटर में ही डिजोल्व कर रहे हैं, और एक पानी सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट होगा। अगर आपको बात समझ नहीं आ रही तो आपने दो अलग अलग वाटर नहीं लेने हैं, बल्कि एक ही वाटर में एज्यूम कर लेना है कि पानी डिजोल्व भी हो रहा है और पानी डिजोल्व कर भी रहा है। क्योंकि इसकी वजह यह है कि जब मैं आगे चलकर आपको सिखाऊंगा तो आप ये देखेंगे कि कभी मैं एसिड को वाटर में ऐड करूंगा, कभी बेस को वाटर में ऐड करूंगा, तो अब मैं वाटर को वाटर में ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये इसके बारे में आपको आहिस्ता सा समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो फिलहाल मैंने आसान तरीके से बात समझा दी है कि एक को आप सॉल्यूट समझ लो और एक को आप सॉल्वेंट समझ लो, जिसको मर्जी जो समझो, आपकी मर्जी है। लेकिन करना ये है कि सपोज कीजिए कि आपने यहां से एक हाइड्रोजन आयन ले लिया है, इसमें एक पानी आयनाइज होगा और दूसरा पानी जो है सॉल्वेंट इस्तेमाल होगा। सॉल्वेंट को आयनाइज नहीं करना, तो हाइड्रोजन आपने यहाँ पर डाल दिया। डालने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की मिकदार बढ़ गई, तो ये H2O से H3O हो गया। और चूंकि हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव, तो फिर यहाँ पर आपको चार्ज पॉजिटिव लिखना होगा। फिर उसके बाद प्लस करेंगे, और करने के बाद आपके पास जो बकिया हिस्सा बच जाएगा यहाँ से, यानी OH नेगेटिव, वो लिख देंगे। अब आपके पास दो किस्म के आयन हैं, एक पॉजिटिव आयन जिसको आप हाइड्रोक्सोनियम आयन बोल सकते हो, और ये आपके पास दूसरा जो है वो आपके पास OH नेगेटिव यानी हाइड्रोक्सिल आयन बोल लें, OH नेगेटिव आयन बोल लें। अब थोड़ा सा इसको हम सम अप करते हैं, यानी कि अगर थोड़ा सिंपलीफाई करें इसको तो सिंपलीफाई किया जा सकता है। आप तसव्वुर करो कि दोनों साइड से, यानी इस वाली साइड से भी आप एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दो और यहाँ से भी आप एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो। तो निकालने पर क्या होगा, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल कट कर दो, कोई एक निकाल दो, तो निकाल दिया, ये आपके पास H2O आ गया। और फिर यहाँ पर देखो, यहाँ से भी आप वाटर निकाल दो, H2O निकालो, बाकी क्या बचा, H पॉजिटिव और ये OH नेगेटिव। तो अब ने ये देखा कि मैंने इस प्रोडक्ट से भी वाटर निकाल दिया और यहाँ से भी, मतलब सिंपलीफाई कर दिया। अब आपके पास एक और इक्वेशन आ गई है, ये एक सिंपल इक्वेशन है, आप ये भी लिख सकते हो। लेकिन ऊपर वाले हिस्से का समझाना इसलिए ज़रूरी था कि आपको आगे चलकर इसको पता चलेगा कि हम ये चीज़ कई दफ़ा करेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल ये तो आपको याद ही होगा कि वाटर को जब आप आयोनाइज़ करते हो तो हाइड्रोजन आयन और OH आयन मिल जाते हैं। अब आपने इसके लिए Kc राइट करना है। भाई Kc क्या होता है? Kc एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। जब ये वाला आपके पास क्या हो, एरो लगा हुआ हो, तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि आपने क्या करना है कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, और रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हम Kc ले सकते हैं। उसमें पहले आप प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन लेते हो, तो ये आप प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ले लो, और उसके बाद फिर आपने नीचे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन लेनी है जो कि वाटर है, H2O। अब यहाँ पर छोटी सी कैलकुलेशन आती है। वो कैलकुलेशन कुछ यूं है कि जब हम किसी को एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करते हैं, तो जब इन सब की वैल्यूज लेते हैं और जमा तफरीक ज़रब करते हैं, मतलब कैलकुलेशन कंप्लीट करते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आता है केसी का, वो आता है 1.8 इंटू
10⁻⁻16 मोल पर डीएम क्यूब। अब आपने जहन में रखना है ये, लेकिन इसमें कुछ एक बात सोचो, वो क्या? देखो जो वाटर है ना, हमने अभी कहा कि पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसका मतलब ये है कि वाटर आयनाइज नहीं होता ज़्यादा, यानी ज़्यादा आयोनाइज नहीं होता। जब आयोनाइज नहीं होगा तो इसका मतलब है वाटर, अगर यहाँ देखो वाटर आयोनाइज नहीं होगा या नेग्लिजिबली आयोनाइज होगा तो वाटर की मिकदार बरकरार रहेगी। जैसे सपोज कीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपया है और उस 1 करोड़ रुपए में से आपसे 3 रुपए, 2 रुपए, 4 रुपए गिर जाते हैं, तो क्या आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा? 1 करोड़ के सामने 1-2 रुपए की अहमियत नहीं है। अगर किसी को लग रहा है कि वाह मैं 1-2 रुपए क्यों गिरने दूं, तो फिर आप अभी गरीब बंदे हैं। जब अमीर हो जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि 1 करोड़ वाला बंदा किसी को मुफ्त में टिप भी हज़ारों में दे देता है, तो इसलिए उसके पास हज़ारों सैकड़ों की इंपॉर्टेंस नहीं होती और मैं तो जस्ट 2-3 रुपए की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी इसी तरह समझ लें कि 1 करोड़ में से अगर 2-3 रुपए कम भी हो जाएं तो वो करोड़ ही रहते हैं। तो समझें ये आपके पास करोड़ नहीं करोड़ों मॉलिक्यूल होते हैं, जिनमें से चंद हज़ार या सैकड़ों डिज़ोल्व भी हो जाएँ, आयनाइज़ भी हो जाएँ, तो इसकी मिकदार को हम कांस्टेंट तस्वर करते हैं। तो अब ये भी एक कांस्टेंट है और ये भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो हम क्या करते हैं, दोनों कांस्टेंट को एक साथ लिखते हैं और फिर उसके बाद इसमें कुछ वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो भाई देखो, ये जो आपके पास मैंने लिखा है ना वाटर, इसको आप ऐसा ब्रैकेट में लिखो। ब्रैकेट हमेशा कॉन्सेंट्रेशन को शो करती है। तो Kc मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड OH आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब ये ने सिंपलीफाई करके लिख दिया है। अब सवाल ये है कि वाटर की कॉन्सेंट्रेशन क्या है। अब यहाँ पर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम एक काम करते हैं। देखो कॉन्सेंट्रेशन आप बेशक निकाल लो, मैस ओवर मोलर मैस है, ठीक है, मोल्स डिसॉल्व पर लीटर याद होगा आपको। तो ये आप समझ लो, एक चीज याद रखो, ये जहन में है, ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा है पर आपको समझ में आ जाएगी। पानी का 1 लीटर, क्योंकि आमतौर पर लिक्विड्स को हम लीटर में लेते हैं, ठीक है, तो लीटर का मतलब ये होता है पानी के लिए। अगर हम इसकी डेंसिटी के एतबार से बात करें तो डेंसिटी 1 होती है। तो अब देखो, अगर मैं ऊपर मैस लिखूं नीचे वॉल्यूम लिखूं और मैं कह रहा हूं कि ये डेंसिटी 1 की इक्वल होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास वॉल्यूम 1 लीटर होगा, 1 लीटर को आप 1000 ml भी बोल सकते हो, तो उसके अंदर मैस कितना होगा, इसमें 1000 ml। तो आप खुद बताओ कि डेंसिटी 1 कब होगी, जब ये दोनों बराबर होंगे। तो इस तरह से मैस भी 1000 होगा। अब आपको एक बात समझाने वाली है, वो ये कि पानी को चाहे आप तोल लो 1 किलो, या पानी का आप याद होगा कि दूध जब खरीदते हैं तो वो वॉल्यूम में खरीदते हैं, ठीक है, हम उसे बोलते तो किलो हैं लेकिन वो डब्बे में ले तोलता है या कोई ऐसे पैमाना होता है। उस पैमाने को जो हम कहते हैं वो एक्चुअली एक वॉल्यूम है। तो वो हमें देता वॉल्यूम है लेकिन हमसे किलो कहते हैं, क्योंकि पानी, दूध में ज़्यादातर पानी होता है। तो बात है कि जो पानी है और प्योर वाटर बेशक वो आप अज्यूम कर लो, तो उसका चाहे आप 1 किलो लो या 1 लीटर लो, वो बराबर होता है, क्योंकि दोनों मैस और वॉल्यूम बराबर होते हैं। अब मैंने आपको ये बात समझाई कि अगर हम क्या लेना चाहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन लेना चाहते हैं, तो हमें यूँ लेना पड़ेगा, यानी मोल्स ले लो, तो मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। ये वाला फार्मूला आपने अप्लाई करना है। जब अप्लाई करोगे तो मैंने आपको ये बताया है कि पानी का चाहे वॉल्यूम लो, क्योंकि आमतौर पर हम जो मोलैरिटी है या कॉन्सेंट्रेशन है वो हम पर लीटर में लेते हैं, तो वो अब लीटर की बजाय आप मैस तस्वर कर सकते हो इससे ये बनाकर। अब आपको क्या लिखना पड़ेगा, मैस ऊपर लिखना पड़ेगा 1000, तो आप 1000 मैस लगाओ और डिवाइड करो मोलर मैस 18 से। अब जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 55.5, ठीक है, 55.5 या 49 ऐसे भी करेंगे। तो अब ये जो आपके पास चीज़ आई है, ये कैसे आई है, ये आई है जी मोल पर डीएम क्यूब। अब ये मैंने थोड़ा सा आपको इस चीज़ को सिखाने के लिए ऐसा किया है। अच्छा, अगर किताब में देखोगे तो किताब में जस्ट ये लिखा हुआ है कि आप 1000 को 18 से अगर डिवाइड करोगे तो आपके पास ये आ जाएगी कॉन्सेंट्रेशन। ये कॉन्सेंट्रेशन किसकी है, ये कॉन्सेंट्रेशन इस की है जो कि यहाँ आपने पुट करनी है। आप पुट करते हैं और देखते हैं, लेकिन यहाँ पर एक वैल्यू पुट नहीं करनी, दो वैल्यू पुट करनी है। केसी की वैल्यू भी हमें पहले पता है 1.8। अब आप इनको मल्टीप्लाई करो तो देखो ये आपके पास आ गया डी, पहले केसी की वैल्यू पुट करेंगे 1.8, ठीक है, इंटू 10⁻⁻, जो यहाँ पे लिखी है 10⁻⁻16, और फिर मल्टीप्लाई बाय वाटर की जो हमने कंसंट्रेशन निकाली है 55.5, 55.5। ये आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इससे पहले फार्मूला कंप्लीट कर लो। पहले हमने केसी की वैल्यू पुट की है, फिर वाटर की पुट की है, ये किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे और सिंपलीफाई करते हुए आंसर निकालेंगे तो वो आ जाएगा 10⁻⁻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 
-14। ठीक है, इसको निकाल के देखिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। ये पूरा निकलता है 1.01 इंटू 10⁻⁻14, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 1 ही है, इसलिए कुल मिलाकर 10⁻⁻14 याद कर लो ताकि आपका याद करना आसान रहे। अब आपने एक बात याद कर ली, क्या? देखो यहाँ पर दो तरह से बात समझनी है, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। जैसे सपोज करो कि अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करता हूँ इस जगह पर, तो यहाँ पर दो कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट ये वाला है, एक कांस्टेंट ये वाला है। हमेशा याद रखो कि कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नया कांस्टेंट आता है। ठीक है, तो अब नया कांस्टेंट कौन सा लिखोगे? तो नया कांस्टेंट आपने कुछ यूं लिखना है, के डब्ल्यू। क्या लिखना है? के यानी आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन और ओ एच नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन। अब आप देखो ये आपके पास एक फार्मूला बन गया के डब्ल्यू का। ये क्या है जी? इट इज कॉल्ड, जो हम पढ़ रहे हैं ना, आयनिक प्रोडक्ट। तो ये आपके पास आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर निकाल लिया हमने। तो ये आपके पास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है और ये इसके इक्वल है। और ये दोनों किसके इक्वल हैं? अगर क्वांटिटेटिव की बात की जाए तो 1.01 10⁻⁻14, या सिंपली कहो कि 10⁻⁻14। तो आप यूँ लिख सकते हो कि के डब्ल्यू जो कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है वो इसके बराबर है और ये बराबर है इसके, यानी 10⁻⁻14 के। तो ये एक और फार्मूला आ गया है। बहुत सारे फार्मूलाज आएंगे, इन फार्मूलाज को अपने अच्छी तरह से हाईलाइट कर लेना है। तो एक फार्मूला मैंने आपको ये दिया अब तक, और एक फार्मूला मैंने आपको ये दिया, ये आपने याद करना है। और इस तरह से एक फार्मूला आपके पास जो आया है वो ये आया है। जितने फार्मूलाज मैं कह रहा हूँ कोशिश कीजिएगा उसको अलग करके लिख लीजिएगा, यही आपके नोट्स भी बनते चले जाएंगे इस तरीके से। अच्छा, फिर उसके बाद हम थोड़ी सी मजीद आगे चलते हैं बात लेकर। वो ये है कि जब हम प्योर वाटर का जिक्र करते हैं तो प्योर वाटर के अंदर आपको दो चीजें इक्वल मिलती हैं। वो क्या? देखो, जब हमने यहाँ पर आयनाइज किया तो आयनाइज करने पर हम ये कह सकते हैं ये क्या है? 1 मोल, ये क्या है? 1 मोल, और ये क्या है? 1 मोल। इसका मतलब है कि OH और H आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होती है। तो प्योर वाटर के लिए हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू OH आयन कॉन्सेंट्रेशन। दोनों बराबर हुए ना? अभी हम एक और काम करते हैं। वो काम क्या है? वो काम ये है कि हम ये सोच के चलते हैं कि अगर ये दोनों प्योर वाटर में इक्वल हैं, ठीक है, ये इक्वल साइन आपने लाजमी लगाना है, मल्टीप्लाई नहीं करना। तो बात ये है कि अगर ये दोनों के दोनों इक्वल हैं तो आप इस फार्मूले को थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। चेंज कैसे करोगे? देखो करके दिखाता हूँ। इस फार्मूले को लिखते हैं, पहले पूरा लिख लेते हैं। चलो, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड ओ एच नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू के डब्ल्यू लिखो तो मर्जी है, और 10⁻⁻14 लिखो तो मर्जी है। अब क्या करोगे? अब ऐसा करोगे, इन दोनों को क्या करना है? वैल्यू पुट कर देनी है। वैल्यू कैसे पुट करोगे? चूंकि ये दोनों बराबर हैं, अब आपकी मर्जी है कि ओ एच आयन की जगह एच आयन लिख सकते हो या एच आयन की जगह ओ एच आयन लिख सकते हो। तो हम अपनी बुक के हिसाब से करेंगे, हम इसको तो ऐसे ही रहने देंगे, ओ एच आयन को एच आयन ही लिख लेंगे। इस तरह से आपके पास ये 10⁻⁻14 बन जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये दोनों क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन 2 टाइम्स यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगी स्क्वायर में, और ये 10⁻⁻14 है। अब आप यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लो और यहाँ पर भी, तो आपके पास एक हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो बनेगी, ये कॉन्सेंट्रेशन के लिए ब्रैकेट जरूर लगाएं, वो 10⁻, देखो इसको ना 1/2 करके आप क्या कहते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो ये बन जाएगा -17। इसी तरीके से चूंकि ये कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन आयन की है, इतनी ही मिकदार में OH आयन भी पाए जाते हैं, तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? वो भी 10⁻⁻7 होगी। अब आपके पास ये फार्मूलाज मजीद आ गए, ये आपने याद कर लेना है कि प्योर वाटर में हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन अगर अकेली पूछी जाए तो 10⁻⁻14 है, और OH की कितनी है? 10⁻⁻7 है आपके पास। ठीक है, ये आपने जहन में करना है। अब आपको प्योर वाटर के बारे में समझ में आया, लेकिन साथ साथ थोड़ी सी बात हम और लेके चलते हैं। हम ये कहते हैं कि हम दो काम करें। वो क्या काम करें? अगर हम पानी में एसिड डाल दें, अब प्योर नहीं है, अब एसिड डाल दिया है, तो एसिड डालने की वजह से क्या होगा? एसिड डालने की वजह से ये होगा कि आपके पास हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम फिर बात करें कि अगर हम थोड़ी सी मिकदार इसके अंदर बेस की ऐड कर दें तो फिर क्या होगा? फिर भी ऐसा होगा। क्या होगा? अब हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी और OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि बेस OH आयन देती है और एसिड H आयन देता है। तो जो चीज आप ऐड कर रहे हो उसी की मिकदार ज्यादा बढ़ रही है। लेकिन एक बात याद रखना कि जब भी आप एसिड डालो या बेस डालो, लेकिन जब भी आप आयनिक प्रोडक्ट लोगे यानी KW लोगे, जो इन दोनों के यानी H आयन और OH आयन के मल्टीप्लाई के बराबर होता है,
वो हमेशा कांस्टेंट ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे एक चीज़ बढ़ रही है, देखो पहले दोनों बराबर हैं और जवाब कितना आ रहा है 10⁻⁻14, इन दोनों का जवाब क्या आ रहा है 10⁻⁻14। अब ये भी आपके पास एक फार्मूला है, ये भी आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है बेटा, ये वाला फार्मूला, ये फार्मूलाज ही अप्लाई करने होते हैं और आपको थ्योरी क्या कहते हैं, थ्योरी भी हल होती है आपकी साथ साथ और जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो भी हल होते हैं। अब सवाल ये है कि दोनों अगर बराबर हैं तो ये आंसर आ रहा है और ये आंसर क्या है, के डब्ल्यू के बराबर है, के डब्ल्यू के बराबर है कितना, अगर यहाँ भी लिख लेना चाहे तो लिख लें 10⁻⁻14। अब बात यहाँ पर ये आती है कि अगर ए से डाल देंगे तो एक चीज तो बढ़ जाएगी लेकिन दूसरी चीज कम हो जाएगी, फिर आंसर वही रहेगा। तो के डब्ल्यू, इसी तरह बेस के मामले में भी, तो के डब्ल्यू एक कांस्टेंट क्वांटिटी के तौर पर आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। तो ये था आपके पास आज का काम। इसमें अगर थोड़ी सी हम बात कर दें, जो किताब के आखिर में एक लाइन लिखी हुई है वो आपने बहुत बेहतरीन तरीके से लेके चलनी है। चंद एक इसमें एमसीक्यू भी हैं और मैं आपको बता देता हूँ, वो इंशाल्लाह आप साथ साथ कर लोगे। जैसे मिसाल के तौर पर हम बात कर लेते हैं, पहले नंबर पर एक एमसीक्यू है जो पेज नंबर 188 पर लिखा हुआ है। उसमें ये लिखा है कि अगर आप टेम्परेचर, जो हम ये सब कुछ कर रहे हैं ना, प्योर वाटर को ले रहे हैं, ये हम 25 डिग्री सेल्सियस पर ले रहे हैं, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं कहाँ से, 0 से लेकर 100 तक, तो क्या के डब्ल्यू चेंज हो जाएगा, तो वो कहता है कि इंक्रीज हो जाएगा। कितना चेंज हो जाएगा, 75 टाइम्स। तो 75 टाइम्स आपका ये एक एमसीक्यू है, आपने याद करना है। व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, देखो लाइन किताब में क्या लिखी है, तकरीबन लास्ट में लिखी है, द वैल्यू ऑफ के सी increases almost 75 times when the temperature is increased from 0 to 100, ठीक है। तो ये आपका एक एमसीक्यू है, इसको अच्छी तरह से कर लो। ये सवाल बहुत ज़्यादा अहम सवाल नहीं है एनी प्रोडक्ट, लेकिन ये समझकर आप बड़े अहम सवाल आगे कर सकोगे जो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आएंगे। बट यहाँ पे जो फार्मूलाज हैं बेटा, ये आपने अच्छी तरीके से कैरी करने हैं। अच्छा, एक एमसीक्यू और है, मैं बता देता हूँ आपको, जो तकरीबन इस वाले क्या कहते हैं, आयनी प्रोडक्ट ऑफ वाटर के टॉपिक का लास्ट हिस्सा है, जिसमें वो लिखता है कि अगर हम क्या करें, एडिशन कर दें किसकी, बोथ, द वैल्यूज ऑफ के डब्ल्यू रिमेन्स द सेम। मतलब अगर आप एसिड या बेस की एडिशन कर दें तो तभी भी के सी की वैल्यू सेम रहेगी। कितनी, 10⁻⁻14, लेकिन किसके ऊपर, एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपने पूरी कंडीशन याद रखनी है, ठीक है। अगर आपने टेम्परेचर चेंज किया तो फिर के डब्ल्यू की वैल्यू चेंज हो सकती है। तो ये आपके पास दो एमसीक्यूज भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए, ठीक है। इनको साथ साथ लिखते जाना, ये आपका सारा हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूंगा कि इसको आपको वैसे नोट्स की शक्ल में भी दे दूं, लेकिन अब साथ साथ भी आप लिख सकते हो। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है 9.4 पीएच एंड पीओएच के बारे में। देखो अब तक जो हमने सीखा है वो हमने ये कहा कि अगर मैं पूछूं कि आपसे हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, तो आपने कहा कि सर 10⁻⁻7 है, ठीक है, इसी इतनी ही OH की भी है। अब सवाल यह है कि ये जो 10⁻⁻7 है, ये कैसी वैल्यू है, ये स्मॉल वैल्यू है या वेरी स्मॉल वैल्यू है। तो अब आपने मुझे बताना है। तो जवाब आपका यही होगा, सर ये तो बहुत ही छोटी वैल्यू है। तो असल में अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, देखो आपने अच्छी तरह से ज्यूम करना है, मैं समझाता हूं आपको। मैं कहता हूं कि आपके पॉकेट में जितने पैसे भी हैं मैं उनको मल्टीप्लाई करके दूंगा, तो आप क्या मुझे अपने पैसे देने को तैयार हैं? मतलब अभी मैं आपसे पैसे लूंगा, उसे मल्टीप्लाई करूंगा और आपको दे दूंगा। तो यकीनन ये डील आपको काफ़ी अच्छी लग रही होगी कि हाँ ये तो बहुत ज़बरदस्त डील है। तो आप मुझे दे देंगे पैसे, फॉर एग्जाम्पल आप मुझे 100 रुपये दे देंगे। अब मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ किससे, 0.001 से, यानी 10⁻³ से, -3 से, ठीक है। अब देखो कितने पैसे बनेंगे आपके पास जो मैं आपको रिटर्न करने लगा हूँ। देखो ये अगर आपसे मल्टीप्लाई करोगे तो इसको आप 1 तस्वर कर लो और 1 2 3, ये आपके पास जवाब आएगा। यहाँ से 2 जीरो काटेंगे तो 0.1, यानी आपके जो 100 रुपये थे ना वो कितने हो गए, 0.1 रुपीज़ हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या मतलब ये हुआ कि हमेशा ये ज़रूरी नहीं होता कि मल्टीप्लाई करने का मतलब आपकी रकम बढ़ जाएगी। तो इसका आपने एक मतलब लेना है कि जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं और कैलकुलेशन में कुछ छोटी वैल्यूज़ आ जाती हैं, जैसे कि ये वाली, या मैंने जैसे कहा इसको 10⁻, में लिख लो -3, तो वो वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे फाइनल आंसर उसको और छोटा कर देती हैं। और अगर वो पहले से भी छोटी हों तो और मज़ीद छोटी हो जाएंगी। इस तरह हमें इन तरह की, यानी 10⁻⁻7 या 10⁻⁻14 जैसी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हुए काफ़ी दुश्वारी पेश आती है। तो इसी दुश्वारी को दूर किया एक साइंटिस्ट ने, उसका नाम था सोरेनसन, ठीक है। तो ये आपने बात लिख लेनी है कि 1909 में, या बल्कि अपनी बुक में पास रखा करो और साथ साथ हाईलाइट कर लो। तो उसने ये एक स्केल दिया और स्केल भी दिया, बात को समझाई भी, ये मैं आपको समझाता हूँ, बहुत आसान सी है।
तो सोरेनसेन जो कि एक डेनिश बायोकेमिस्ट था, उसने इस वाली परेशानी का हल दिया। वो हल ये किया कि उसने कहा कि हमेशा एक काम किया जाए, वो काम ये किया जाए कि आप इन वैल्यूज़ का माइनस लॉग ले लें। तो माइनस लॉग लेने से क्या होता है भाई, वो भी चेक कर लेते हैं। देखो मिसाल के तौर पर आपके पास आपने हाइड्रोजन आयन है, आपके पास हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कुछ छोटा, बहुत छोटा हमने दिखाया हुआ है। अब इसको हमने माइनस लॉग के शक्ल में लिखना है। तो देखो बेटा, आपने ये वैल्यू याद कर लेनी है। ये दोबारा से देख लो, सवाल असल में यहाँ से शुरू हो रहा है। 10⁻⁻7 से मैं शुरू कर रहा हूँ, जो मैंने शुरू में लिखा था। माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे लिख लो, ठीक है। अब एक बात दिमाग में बिठा लो, ये आगे चलकर बहुत सारी दफा आएगा। जब भी हम माइनस लॉग लेंगे ना जिस भी चीज का, वो पीएच बन जाएगा। जैसे सपोज कर लो, हमने एच आयन का जब माइनस लॉग लिया तो हमने इसको साथ पी लगा दिया, बस ये बन गया पीएच। इस तरह जब हम के डब्ल्यू का माइनस लॉग लेंगे तो बन जाएगा पी के डब्ल्यू। अगर हम ओ एच का माइनस लॉग लेंगे तो बन जाएगा, ओ एच का ले रहे हैं ना, तो फिर पी ओ एच बन जाएगा। इसी तरीके से आगे चलकर के ए आएगा, अगर हम उसका माइनस लॉग लेंगे तो वो पी के ए बन जाएगा। तो बस पी पहले लगा देना है आपने। अब क्या करोगे, अब वैल्यूज को पुट करो। देखो माइनस लॉग लिया, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁷ के इक्वल है। अब इसको सॉल्व करते हुए आपने करना ये है कि जो याद रखो, लॉग का असूल है कि अगर जो चीज़ पावर में होती है वो शुरू में आ जाती है, यानी कोफिशिएंट बन जाती है। तो -7 शुरू में आ गया और फिर उसके बाद माइनस लॉग आ गया और बाकी यहाँ बच गया सिर्फ 10। अब आपने एक बात याद रखनी है, वो क्या, जब -7 माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो वो बन जाता है +7, ठीक है। अगर आपको ये बात ना समझ आए तो आप यूं कर लो कि इस माइनस को यहाँ से हटा दो और इसको शुरू में रखो, ये माइनस लॉग है, ठीक है। और आपने किसका ले, ये वैल्यू है आपकी, जो पहले पावर थी अब वो कोफिशिएंट बन गई है, तो यूं करके लिख लो। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास प्लस, और log 10 जो होता है ना वो 1 के बराबर होता है। तो +7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू +7। तो अब आपने गौर किया कि एक वैल्यू जो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन की काफ़ी स्मॉल थी, लेकिन जब हमने उसका log लिया तो वो वैल्यू लार्ज हो गई है। अब +7 काफ़ी बड़ी वैल्यू है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। तो ये आपने लार्जर अमाउंट, यानी समझ लें पहले आपने जो कैलकुलेशन की, अगर वो इसमें की तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाएगी। सपोज कीजिए आपने कोई मैथ्स निकालना है ताकि आप एक्सपेरिमेंट कर सको और वो मैथ्स की वैल्यू इंतहाई छोटी आ जाए जो कोई तराजू तोल भी ना सके, तो आप उस मैथ्स का क्या करोगे। तो इस तरह से हम पहले उसकी पीएच मालूम करते हैं और फिर आगे कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन भी आगे करते हैं। अब बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि पी ओ एच किसके बराबर होगी, तो बस आपने लिखना है यहाँ पर पी ओ एच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ ओ एच आयन कॉन्सेंट्रेशन। चूंकि ओ एच आयन कॉन्सेंट्रेशन भी इतनी ही होती है और उसका माइनस लॉग भी सेम आंसर देगा। तो इस तरह आपके पास ना सिर्फ पी एच बल्कि पी ओ एच भी क्या हो गई, +7 के बराबर हो गई। ये आपने खुद करना है अच्छी तरीके से, दोबारा दोबारा भी करके देखें, कोई मसला नहीं है। शुरू में ये चीज़ें बहुत आसान सी हैं, आगे चल के थोड़ा सा मुश्किल हो जाती हैं, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस को जारी रखें। अब मैं आपसे पता करता हूँ कि अगर मैं दोनों चीज़ों को जमा कर लूँ, यानी हाइड्रोजन आयन और ओ एच आयन कॉन्सेंट्रेशन, यानी पी एच और पी ओ एच की शक्ल में जमा कर लूँ, तो कहेंगे सर पी एच भी 7 के बराबर है और पी ओ एच भी 7 के बराबर है, तो टोटल मिला के हो गया 14। तो अब आपके पास एक फार्मूला और आया, दैट इज पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू 14। इस फार्मूला का बड़ा फायदा है। इस फार्मूला में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसलिए आपको यहाँ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सपोज करो कि अगर आपको किसी भी कंपाउंड की पी ओ एच दे दी गई है, तो आप उससे क्या कर सकते हो, पीएच निकाल सकते हो, और अगर पीएच दे दी गई है तो पीएच निकाल सकते हो। देखो इस फार्मूला को वेरी करके दिखाता हूँ। सपोज करो हमें पी ओ एच दे दिया गया है और हमें कहा गया है कि उस सोल्यूशन की पीएच मालूम करो, तो ज़ाहिर सी बात है पीएच आप ये रहने देंगे और पीओएच को वहाँ ले जाएंगे, 14 में से माइनस कर देंगे, और इस तरीके से जो वैल्यू भी आपको दी जाएगी वो 14 से माइनस करोगे, आपके पास आ जाएगा पीएच। अब ये जो है ना, इसी चीज़ को हम आगे चलकर सीखते हैं, हमारे पास मजीद आ गया। मैंने नेक्स्ट पेज पे आएगा तो इंशाल्लाह हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है। ये आपका एमसीक्यू है। एमसीक्यू ये कहता है कि जो आपके पास पीएच स्केल है, यानी कितनी हो सकती है पीएच की वैल्यू, तो आपने कहना है ये 0 से लेकर हो सकती है 14 तक, ठीक है। लेकिन इसके लिए टेम्परेचर रूम टेम्परेचर ही रहेगा। और ये वाली बात शायद आपको पता हो पिछली क्लासेस से, मैं दोबारा लिख देता हूँ कि जितना आप 0 की तरफ रहेंगे उतना सोल्यूशन एसिडिक होता चला जाएगा। जितना कम वैल्यू होगी पीएच की, उतना वो ज़्यादा
क्या होगा, एसिडिक होगा। और जितना क्या होगी वैल्यू मिसाल के तौर पर बढ़ जाएगी, उतना वो सोल्यूशन क्या होगा, बेसिक होगा। देखो अगर मैं आपको प्रूफ करके दिखाना चाहूँ तो प्रूफ भी कर सकते हैं। सपोज करो मैं आपके पास कहता हूँ कि एक एसिड है जो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन पैदा करता है 10⁻⁷ और एक और एसिड है उसके अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन पैदा होती है वो 10⁻³ है। अब आप बताओ कौन सी वैल्यू बड़ी है इसके अंदर। आप कहेंगे सर ये वाली लार्ज वैल्यू है, बड़ी है, और पहली वाली छोटी है। अब एक काम करो, दोनों का माइनस लॉग लो। तो दोनों का माइनस लॉग लेने पर आपको पता चलेगा कि जो वैल्यू स्मॉल थी उसका माइनस लॉग अभी निकाला है हमने पीएच की शक्ल में, वो 7 निकलेगा, और इसका जो दूसरी वैल्यू है इसका 3 निकलेगा। यानी जो पहले वैल्यू बड़ी थी उसका आंसर क्या आएगा, स्मॉल आएगा। इसका मतलब है जितनी हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाती है उतना पीएच स्केल पर वैल्यू घटती जाती है। ठीक है, तो ये बात आपने सीखनी है कि एसिडिक तब होगा जब आप कहाँ जा रहे होगे, और ये आपके पास राइट साइड है, ये आपके पास लेफ्ट साइड है स्केल की। ठीक है, तो ये मोर एसिडिक है, ये वाला मोर बेसिक है। इसके लिए मैं आपको बुक की एक लाइन दिखा देता हूँ, आपने इसे देख लेना है। उसमें डायग्राम के अंदर बहुत सारी वैल्यूज लिखी हुई हैं। देखो बेटा ये आपके पास क्या है, एक समझ लें कि रेड टू ब्लू दिया हुआ है। इसके अंदर आप सोचो कि ये जो हिस्सा है ये क्या है, बेसिक है, और ये हिस्सा क्या है, एसिडिक है। इसमें गौर से देखें अपनी बुक के अंदर, यहाँ इतना तो शायद वाज़ेह नजर ना आए आपको, तो वो क्या है आपने इसमें पढ़ना है। इसमें डिफरेंट जो सोल्यूशंस हैं या हमारे रोजमर्रा जिंदगी के इस्तेमाल की चीजें हैं उनके अंदर पीएच और पीओएच दी गई है, वो आपने याद करनी है। ये 0 से लेकर 14 तक का स्केल। इसके बाद हमारे पास एक सैंपल प्रॉब्लम है, वो सैंपल प्रॉब्लम हम हल करते हैं। ये 9.1 है। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है, वो कहता है कि हमारे पास एक सोल्यूशन है और उसकी जो पीएच है ना वो है 9.2। अपनी बुक में भी देखते जाएंगे तो बुक से समझ में आ जाएगी बात आपको। डिटरमिन, आपने मालूम करना है द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, यानी KW आपने मालूम करना है एट 25 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर से आपको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन देना जरूरी होती है। अब सिंपल सी बात है, आपको पीएच दे दी गई है, आपने KW निकालना है। थोड़ा सा जरा इसमें लॉजिक लगानी है और फिर बात करनी है। मैं लॉजिक समझाता हूँ और साथ साथ आपको अभी के अभी आ जाएगा ये। देखो सिंपल से लॉजिक आपके पास ये है कि KW किसके बराबर होता है, ये मैं भी आपको सिखा कर आया हूँ। तो KW जो आपके पास बताया गया था वो ये था कि KW इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इसके बराबर होता है। तो इसमें लॉजिक ये आपने जहन में करना है। ठीक है, ये इसमें हिस्सा नहीं है पर समझना पहले जरूरी है, सोचना जरूरी है कि भाई किस तरीके से करेंगे। अब हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी आपको मालूम होनी चाहिए जो कि यहाँ पर नहीं दी हुई है, और इस तरह से OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी आपको मालूम होनी चाहिए जो यहाँ पर नहीं दी है। लेकिन हमारे पास चंद फार्मूलाज हैं जिनके जरिए से हम ये मालूम कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसा करो कि आप पीएच तो आपको मालूम है, आप POH भी मालूम कर लो। तो पीएच मालूम करने का फार्मूला अभी मैंने बताया है कि POH अगर आपको अब क्या मालूम करनी है और पीएच आपके पास है तो पीएच को वहां ले जाओ और 14 माइनस पीएच कर दो। तो देखो भाई ये आपके पास 14 माइनस पीएच कितनी है, 9.2। फार्मूला ये लिखा हुआ है, इसी फार्मूले को आपने क्या करना है, इस्तेमाल करना है। यानी इसको ये कह लो ऊपर वाला या नीचे वाला कह लो, इसका इस्तेमाल करना है आपने, और इसी का इस्तेमाल करते हुए आपसे पीएच से पीओएच निकल आएगी। तो 14 माइनस 9.2 इज इक्वल टू ऑलमोस्ट कितना बनाइए, 4.8। ठीक है, तो ये आपके पास पहला समझ लो छोटा सा हिस्सा मुकम्मल हुआ। अब हमें पीएच भी मालूम है और हमें पीओएच भी मालूम है। ठीक है, ये दोनों चीजें आपने जहन में रखनी है। अब चलो मजीद आगे। अब वो कहता है कि हम एक काम करते हैं, हमें एक फार्मूला आता है, वो क्या है, वो ये है कि अगर हम कहें पीएच किसके बराबर होती है, तो आप कहते हैं सर माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। अभी हम सीख कर आए हैं पीछे। ठीक है, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। अगर मैं आपसे कहूँ थोड़ा सा चेंज कर लो उसको। अब हमारा मकसद तो वही है कि हमें पीएच दे दी गई है और हम किसी तरह हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन मालूम करें। ठीक है, क्योंकि आखिर में हमें वो इस्तेमाल भी करनी है। तो बात नहीं सी है कि आप ये करें कि वैल्यू पुट कर दें बेशक, या किताब की तरह इसको माइनस एंटी लॉग ले लें इसका। ठीक है, तो मैं फिलहाल सिंपल तरीके से चलूंगा। पीएच हमारे पास दी हुई है दैट इज 9.2 और माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो सेम टू सेम हमने वही लिख दिया जो वैल्यू पुट की गई थी। अब तरीकाकार ये है कि आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो पूरे फार्मूला को, तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई होगा, जब यहाँ माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो चाहे आप प्लस लिख लो या लॉग लिख लो। अब आप इसका ले लो एंटी लॉग। जब एंटी लॉग लेते हैं ना तो तरीका ये होता है कि
ये 10 देखो ये लॉग की बेस 10 होती है, ठीक है? अगर आपको थोड़ा लॉग के यूज़ आते हैं तो, या लॉग इस्तेमाल किया है आपने। लेकिन सिंपल सी बात ये है कि जब आप यहाँ लिखेंगे बाय टेकिंग द एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड्स, तो जब एंटी लॉग लेंगे तो ये बन जाएगा 10⁻⁻9.2, और इसी तरीके से ये बन जाएगा 10 log ऑफ, ठीक है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब लॉग का एक फार्मूला है कि जो चीज़ पावर में होती है यानी एक्सपोनेंट वो शुरू में आ जाती है, तो आप यहाँ लिखोगे हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन शुरू में, और जो ये log 10 है ना ये खत्म हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है? ये सिंप्लीफाई होकर एंड खत्म हो जाता है। ये log की जो बेस है वो 10 है। फिलहाल अभी आप इतना ज़्यादा log पे ना जाओ, बस ये समझो कि ये जो वैल्यू है ये हाइड्रोजन आयन अकेले बच गए हैं, बस ये खत्म हो गई है। अब इनको आप हल कर लो, 10⁻⁻2 ये आपने कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना है, तो जो आंसर आएगा आपके पास वो आ जाएगा 6.3 इंटू 10⁻⁻, ये आप कैलकुलेट कर लो, -10। तो इस तरीके से ये आपके पास क्या हुआ, फार्मूला बन गया, ठीक? आपके पास हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन आ गई। बिल्कुल इसी तरीके से आपने क्या करना है, यही जगह अख्तियार करना है और POH निकालना है। तो जो आपके पास POH होगी, यानी यहाँ आप लिखेंगे POH, यहाँ लिखेंगे OH आयन कॉन्सेंट्रेशन, वैल्यू लगा देंगे किसकी, POH की, जो हमने 4.8 निकाली थी, और इसी तरह से 10 ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी 4.8 माइनस में, और जब आप उसे कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर कुछ यूँ आएगा। यहाँ लिख लेते हैं OH आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू, when ये 10⁻92 था ना, 9.2 था, वो 10⁻4.8 होगा। तो जब कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेटर से निकालना साइंटिफिकली, तो आपको निकालना आसान रहेगा। 1.6 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है? ये मोलर कंसंट्रेशन है, इसलिए m लिखा हुआ है किताब में, तो आप परेशान न होइएगा। अब आपके पास H भी आ गया और आपके पास OH भी आ गया। अब आप फाइनल डिसीजन लो। क्या, हमें कहा गया था KW मालूम करना है, तो हम KW मालूम करते हैं। सबसे पहले आप लिखो KW इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड OH आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है? और फिर इन दोनों में वैल्यूज को पुट कर दो। ये दोनों वैल्यूज को पुट कर देते हैं। 6.3 इंटू 10⁻⁻10, जगह कम है ज़रा मेरे पास, आप एहतियात से कर लीजिएगा। 1.6 10⁻⁻5, यानी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, दो वैल्यू ले, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, और जो फाइनल आंसर आएगा वो आपके पास हो जाएगा 1.01 इंटू 10⁻⁻14 KW। और आपको यही वैल्यू बताई गई थी कि हमेशा आंसर यही आएगा जब भी आप H आयन और OH आयन को मल्टीप्लाई करोगे वाटर के लिए। तो ये था जी आपके पास फाइनल आंसर भी, और ये सोल्यूशन भी हो गया, ये वेरिफिकेशन भी हो गई कि हमने जो KW की वैल्यू निकाली थी वो ठीक थी। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे आप कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह याद हो जाएगा। मसला नहीं है, किताब ने यहाँ पे शुरू में ही एंटी लॉग ले लिया है, तो वो भी सही है, और ये मैंने तरीका बताया है ये भी सही है। बाकी इसके बाद सिंपल प्रॉब्लम 9.2 है, ये मैं फ़िलहाल आपके ज़िम्मे लगाता हूँ, इसको करो। अगर आपसे होता है तो ठीक है, वरना फिर मैं अलग से इसका एक PDF बनाकर जो जो इम्पोर्टेंट क्विक चेक्स होंगे और इजाफी चीज़ें होंगी वो मैं सॉल्व करके आपको दे दूंगा। जैसे पहले नोट्स की शक्ल में देते थे, अब फिर भी आपको नोट्स मिल जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन फिलहाल जो आज का जो इम्पोर्टेंट हिस्सा है वो यहाँ पर इस टॉपिक का कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हम बात करेंगे 9.5, हमारे पास टॉपिक है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड Ka। जैसे मैंने आपको शुरू में सिखाया था, बिल्कुल वही बात दोबारा करूंगा कि अब हम एसिड को पानी में डालेंगे। पहले हमने पानी को पानी में डाला था ना, तो हमारे पास क्या था, KW आया था। इसी तरह अगर हम एसिड को पानी में डाल दें तो Ka आएगा। अभी कैसे आएगा इसके बारे में हम बात करते हैं। असल में कहानी यहाँ से थोड़ा स्टार्ट करनी है आपने, कि हमारे पास जो एसिड्स होते हैं ना, कुछ एसिड्स तो ऐसे होते हैं जो 100% आयोनाइज हो जाते हैं, किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो उनका जिक्र हम इस चैप्टर में नहीं करेंगे। हम हमेशा उन एसिड्स का और उन बेसिस का जिक्र करेंगे इक्विलिब्रियम वाले सेक्शन में, जहाँ पर डिसोसिएशन यानी कि हल होने का जो परसेंटेज है वो 100 से काफ़ी कम होती है। यानी हम उसे कहते हैं वो अच्छे इलेक्ट्रोलाइट नहीं होते, एसिड या अच्छी तरह डिजॉल्व नहीं होते। तो जब ऐसा होता है तो फिर हमारे पास एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ कि हमारे पास एक एसिड है, उस एसिड का नाम रख लो। देखो आपको एसिड का नाम आता है HCl, तो आप ज़रा इसको सिंप्लीफाई कर लो।
एसिड वो होता है जो हाइड्रोजन आयन देता है, इसलिए H तो आपने रखना है, लेकिन Cl की जगह पर आप A तस्वर कर लो, तो ये भी आपके पास एक एसिड बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ये एसिड एक अच्छा एसिड नहीं है, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, या कह लो ये एक वीक एसिड है। तो हमारे पास जितने भी एसिड हम तस्वर करेंगे तो वो वीक होंगे, और वीक एसिड जो होते हैं वो 100% आयोनाइज नहीं होते, ठीक है। अब क्या होगा फिर, जब 100% आयोनाइज नहीं होते तो कुछ मिकदार उनकी आयोनाइज्ड होगी और कुछ मिकदार अनआयोनाइज्ड होगी। यानी हम कुछ यूँ लिखेंगे, सपोज करो कि ये आपके पास एसिड है, अब के बार इसको आपने पानी में डालना है, जैसे मैंने पहले पानी को पानी में डाला था, अब हम एसिड को पानी में डाल रहे हैं, तो क्या होगा, वही पुरानी वाली बात होगी। वो कैसे, जो एसिड होगा वो हाइड्रोजन आयन देगा, किसको देगा, H2O को, और ये बन जाएगा H3O पॉजिटिव। और समझो अगर HCl ने H दे दिया तो बाकी क्या बचा, Cl यानी कि A, और उस पर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव। तो ये आपके पास एक इक्वेशन है, लेकिन ये इक्वेशन ये शो कर रही है कि Ha डिसॉल्व हो गया, लेकिन मैंने आपसे कहा है कि वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होगा। तो अब आपको एरो ऐसे शो करना पड़ेगा जो इक्विलिब्रियम की अलामत है, यानी कुछ एसिड की शक्ल वो है जो अभी भी यहाँ पर मौजूद रहेगी और हल नहीं होगी, और कुछ मिकदार एसिड की यहाँ पर आ जाएगी जो कि आयोनाइज हो गई है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि इसका केसी राइट करते हैं, और केसी राइट करने का तरीका आपको आता है। वो कैसे, पहले आप प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन लोगे H3O पॉजिटिव। अच्छा, यहाँ पर अगर आप H पॉजिटिव ले लो तो भी मजाइका नहीं है, यानी आप वाटर को इसमें से माइनस कर दो, यहाँ से भी यहाँ से भी, लेकिन हम बुक के एतबार से चलते हैं। तो ऊपर प्रोडक्ट है, तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ये हो गई, और साथ आपके पास Cl आयन कॉन्सेंट्रेशन हो गई, यानी कि HCl बन गया आयोनाइज्ड फॉर्म के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। और अगर आपको H3O कहना है तो H3O और A नेगेटिव ही बोले। लेकिन अब ऐसे जैसे ये लिखा हुआ है, लेकिन समझ के एतबार से आपको पता चला है कि ये एसिड के पार्ट्स हैं, एक्चुअली ये एसिड के आयन्स हैं, ऐसे कह लो H आयन और Cl आयन। अच्छा, प्रोडक्ट पर आ जाओ। अब प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट में अगर हम लिखते हैं तो एक HA है और एक वाटर है, तो ये आपके पास एक वीक एसिड जो हम शुरू से पढ़ रहे हैं, और इसको हम HA की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन भी बोलते हैं, ठीक है, ये आगे चल के वर्ड आएगा। और ये आपके पास वाटर है। अब वही पुरानी वाली बात दोबारा करो, क्या बात दोबारा करोगे, भाई वाटर तो आयोनाइज ही नहीं होता, इंतहाई कम होता है, तो ये कांस्टेंट ही रहेगा, तो इस कांस्टेंट को उठाकर आप यहाँ ले जाओ। तो इस तरह से जो हम पहले बात कर रहे थे वही बात दोबारा से करेंगे कि एक कांस्टेंट को दूसरे कांस्टेंट के साथ आपने मिला दिया, बाकी सब वैसे का वैसे ही लिखो, यानी H3O पॉजिटिव और A नेगेटिव और ओवर एसिड, ये HA एसिड है। अब क्या होगा, जब एक कांस्टेंट दूसरे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होने के बाद एक नया कांस्टेंट आएगा। जैसे पहले हमने KW लिखा था, अब हम लिखेंगे KA। कोई KA क्यों लिखेंगे सर, क्योंकि इस दफ़ा हमने एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया है, बाकी सारा वैसे का वैसे रहने दो। यानी H3O पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन, ये बड़ी ब्रैकेट जरूर लगानी है आपने, स्क्वायर ब्रैकेट्स, और नीचे HA लगाना है आपने। तो बेटा इस तरीके से आपने KA मालूम कर लिया। अब ये वो इक्वेशन है जो आपको कई चीज़ें बताती है। सबसे पहले आपको ये समझ में होना चाहिए कि इसमें कुछ सब कुछ क्या क्या है। देखो, जो आपके पास के ए है ना, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन कांस्टेंट। क्या, आयोनाइजेशन कांस्टेंट, जो हमने हेडिंग लगाई है ना, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, तो ये एक एसिड का आयोनाइजेशन कांस्टेंट है। गुड। और H3O क्या है, अगर मैं इन पूरी पूरी इन दो चीज़ों की बात करूं तो ये असल में एसिड के पार्ट्स हैं, यानी एसिड के आयन्स हैं, ऐसे कह लो। और ये आपके पास ये क्या है, ये आपके पास एसिड ही है। अब यहाँ पर कितनी चीज़ें हो गई, आप कहें सर मेरे पास हो गई 1, ये 2, या इसको पूरे को एक मान लो 2, और ये 3। अगर आपसे 4 मान रहे हो तो कोई भी 3 अगर आपको मालूम है तो आप चौथी मालूम कर सकते हो। अगर आप इसको 3 हिस्से मान रहे हो, 1 2 3, तो अगर तीनों में से कोई 2 मालूम है तो आप पहली या कोई जो बच गई है वो मालूम कर सकते हो। ये किताब ने आखिरी अल्फाजों में कहें तो आप परेशान ना होना, मतलब अगर आपको सपोज करो ये मालूम करना है। देखो एक बात सुनो, मैंने शुरू में भी कहा है H3O पॉजिटिव को आप हाइड्रोजन आयन तस्वर कर सकते हो। तो क्यों, क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ कि आपके पास जो फार्मूलाज हैं वो हाइड्रोजन आयन से चल रहे हैं, जिसमें पीएच है, ठीक है ना, पीओएच है, तो हाइड्रोजन आयन या H3O पॉजिटिव की मिकदार बराबर होती है, इसलिए इन दोनों को सेम तस्वर कर सकते हैं। अब ये सोच के चलो कि अगर आपको के ए मालूम करना है तो आपको क्या कुछ मालूम होना चाहिए। आप कहेंगे सर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन और Cl नेगेटिव यानी ए नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन और एसिड की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये तीन मालूम हो जाएंगी तो के मालूम हो जाएगा।
अगर कहा जाए नहीं हमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मालूम करनी है, लेकिन हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, के ए की वैल्यू होनी चाहिए, हाइड्रोजन आयन होने चाहिए और ए नेगेटिव होना चाहिए। तो यही समझ लो कि बस ये जितनी भी हैं उनमें से एक मिस कर लो और बाकी 3 अगर आपको मालूम हो तो मिस्ड वाली आपको मालूम हो सकती है कैलकुलेट कर ये इस फार्मूले का की इम्पोर्टेंस है। अच्छा, अब सवाल चलते हैं आगे लेकर। अब जो के ए की वैल्यूज़ है ना, ये छोटी ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, बहुत थोड़ी भी हो सकती है। तो उसके लिए हमने एक स्केल डिज़ाइन किया हुआ है। अगर के ए की वैल्यू 10⁻³ से क्या होगी, छोटी होगी, तो हम कहेंगे एसिड इज वीक। ठीक है, तो ये आपके पास वीक एसिड की अलामत है। और अगर के ए की वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल होगी किसके, 1 × 10⁻³ के, ठीक है, तो हम कहेंगे कि जो एसिड है ये मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग है, मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग नहीं है, मॉडरेट है। और अगर के ए की वैल्यू बहुत बड़ी है, किससे, इवन के 1 से, तो हम क्या कहेंगे कि एसिड इज स्ट्रॉन्ग। तो इस तरह से आप एसिड की के ए वैल्यू मालूम कर कर उसकी स्ट्रेंथ का अंदाजा कर सकते हैं। तो एसिड इज स्ट्रॉन्ग। तो ये आपके पास एक तरह का एमसीक्यू भी है, इसको एमसीक्यू के तौर पे भी ले लेना, क्योंकि कोई भी वैल्यू पूछी जा सकती है तो आपको एमसीक्यू आना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद हम चलते हैं आगे और हमें कुछ एक टेबल दिखाया गया किताब में, उसके बारे में बात करते हैं। अब इस टेबल में आप गौर से देखो, ये आपके पास कुछ एसिड्स लिखे हुए हैं। इनमें से बेटा HCl, H2SO4, एसिटिक एसिड और वाटर, ये 3-4 आप जरूर कर लो, ठीक है, बाकी भी कर सकते हो। इनके सामने इनकी के की वैल्यू भी लिखी हुई है और रिलेटिव स्ट्रेंथ भी लिखी हुई है। तो इस तरह से पता चल रहा है कि के की वैल्यू जितनी छोटी होती चली जाएगी, ठीक है, उतना ही एसिड वीक और वेरी वीक हो जाएगा, और जितनी इसकी वैल्यू काफ़ी बड़ी हो जाएगी उतना एसिड क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। तो मैंने थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझा दिया है, बाकी आप इसमें से मैंने जैसे कहा चंद एक याद कर लो। अब चलते हैं आगे कि आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो बुक वाला हमें ये कहता है कि आपने कैलकुलेट करना है। भाई क्या कैलकुलेट करना है, जो हमारे पास प्रोडक्ट है, जैसे सपोज कीजिए हमारे पास एक एसिड है तो उसके प्रोडक्ट जैसे कि H3O पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन मालूम करो, H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन मालूम करो। अगर आपको क्या मालूम है कि ए की वैल्यू मालूम है, ठीक है, तो ये हमारी कैलकुलेशन है और ये कितना मुश्किल भी नहीं है। अब कैसे करोगे, अब आपने एक बात नोट करनी है। देखो आपके पास समझो HCl है, जिसको हम HA की शक्ल में लिख चुके हैं, और ये एक वीक एसिड है। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये बात याद रखना। मैं फिलहाल HCl इसलिए कहता हूँ क्योंकि आपको आसानी समझ में आ जाता है। उसके बाद वीक एसिड कौन से हैं, वो टेबल में देखो, सबसे अच्छी एग्जांपल आपको देगा एसिटिक एसिड की, अगर आप उसको स्पेसिफिक लेना चाहते हो, लेकिन जनरली तो HA लिखोगे। अब आपने क्या करना है, इनको जैसे समझ लो ये H आइन है, ये Cl नेगेटिव आइन है, आपने इसको आयनाइज कर दिया। अब सोचो कि अगर मैं कहूँ कि जो हाइड्रोजन है, क्योंकि हमने HA को किस में डाला है, वाटर में डाला है, तो इस हाइड्रोजन आयन की मिकदार आपने मालूम करनी है, लेकिन आपने इसको कहाँ डाला हुआ है, पानी में डाला हुआ है। तो पानी में डालकर क्या हो जाता है, ये H3O पॉजिटिव। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि हाइड्रोजन आयन को आप H3O पॉजिटिव बोल सकते हो जब उसको वाटर में डिजोल्व किया हुआ हो। तो ये हमारी बुक ने हमें से लिख कर दिया। फिर उसके बाद वो कहता है कि अगर हम इस इक्वेशन को एज अ होल लिखें तो कैसे लिख पाएंगे। तो वो कहता है कि आप इन टर्म्स ऑफ वाटर, यानी डिसॉल्व किया आपने तो क्या किया है, HA को जब आपने डिसॉल्व किया वाटर में तो फिर क्या बना, तो फिर बना H3O पॉजिटिव, और साथ ये तो हो गया ना, यहाँ आ गया हाइड्रोजन आयन, ए को वैसे का वैसे ही रहने दो, तो आपके पास ये एक नई सी इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन का जरा फायदा है, कोशिश क्या करो कि जब आप वाटर में लिख रहे हो तो यहाँ पे एक्वस, इधर भी एक्वस, ठीक है, और एक्वस लिखा करो, आदत अच्छी बनेगी और समझ भी आ जाएगी। लेकिन अब मैं आपसे कहता हूँ कि आप मुझे इसका अब लिख के दो कॉन्सेंट्रेशन। देखो कॉन्सेंट्रेशन आपने यूं सोचनी है कि जब टाइम जीरो था, ये लास्ट चैप्टर हमने पढ़े थे इक्विलिब्रियम वाले, वहीं से ले लो। जब टाइम जीरो था, यानी अभी कुछ भी नहीं हुआ था, तो HA की फुल मिकदार थी। आप इसको पहले ए लिखते रहे थे, लेकिन अब मैं इसको सी लिखवा देता हूँ क्योंकि किताब ने सी लिखा है, और ये 0 0 थे। लेकिन जब फिर टाइम गुजरते गुजरते इक्विलिब्रियम टाइम आ गया, तो H3O कितना हो गया, एक्स। एक्स कितना, एक्स लिखना है यहाँ से देख के लिखना है, इधर 1 है तो इधर भी 1 है, तो एक्स एक्स होगा। तो ये क्या हो जाएगा, पहले तो ये था कंप्लीटली रिएक्टेंट, लेकिन अब इससे कुछ प्रोडक्ट भी बन गए हैं, इसलिए सी में से कुछ कमी हो जाएगी, कितनी, एक्स टाइम्स। एक्स कहाँ से देख के लिखना है, यहाँ से देखकर, ठीक है। अब आपके पास ये सब के सब क्या हो गई, एक तरह की कॉन्सेंट्रेशन हो गई। अब मैं इस कॉन्सेंट्रेशन को क्या करता हूँ, फार्मूला में पुट करता हूँ। तो सबसे पहले आप के ए की वैल्यू निकालो। तो सर के ए किसके इक्वल होता है, भाई के ए बराबर होता है जो हमने पहले मालूम कर लिया। देखो यहाँ पर
के ए बराबर होता है इनके प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट एसिड के मामले में। तो ऊपर लिखोगे यही जो अब फार्मूला आपके पास मौजूद है, H3O की कॉन्सेंट्रेशन और साथ साथ ए नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन, और फिर उसके बाद नीचे लिखोगे रिएक्टेंट यानी एच ए। अब आपको ये सब कुछ सब समझ में आ गया कि हाँ भाई ये तो हमें पहले भी आया था, इधर भी लिखा था, सेम टू सेम यहाँ लिखा है, लेकिन अब मकसद ये है कि हमें इसकी कॉन्सेंट्रेशन मालूम करनी है H3O पॉजिटिव की। ठीक है जी, तो कैसे करोगे? अब आपने जस्ट वैल्यूज को पुट करना है। कैसे वैल्यूज पुट करोगे? ये वाली जो है ना, ये वैल्यूज है आपके पास। आपने करना ये है कि के ए ये रहा इक्वल टू H3O किसके बराबर है? आप कहेंगे सर x के बराबर है। तो ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन x है, मतलब जितना भी होगी 2 3 4 5 वो तो नहीं लिख रहे ना, उसकी जगह पे x लिख दिया। ए नेगेटिव कितना है? ए नेगेटिव की वैल्यू इक्विलिब्रियम पर x है, तो ये आपके पास दूसरा x हो गया। और नीचे एच ए की वैल्यू क्या है? इक्विलिब्रियम में c माइनस एक्स है, तो ये आपके पास c माइनस एक्स हो गया। ठीक है, जरा इसको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करोगे? ऊपर x को x से मल्टीप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर आ जाएगा और नीचे c माइनस एक्स रहेगा जैसे पहले था। अब आप क्या कर रहे हो? अब वो कहता है ये जो एसिड है ये वीक है, और x क्योंकि देखो ना, एसिड अगर वीक है तो वो कम पैदा करेगा अपने आयंस, यानी उनकी मिकदार कम होगी जो इसके प्रोडक्ट हैं, यानी इसकी जो x की मिकदार होगी वो कम ही होगी इसकी निस्बत जो ये खुद है, यानी इसकी मिकदार, एसिड की मिकदार ज़्यादा और एसिड के आयन की मिकदार कम, क्योंकि एक वीक एसिड है वो कम आयन बनाएगा। वीक एसिड की तारीफ ही यही है, विच गिव्स लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द वाटर। अच्छा जी, अब इस तरह से हम कुछ ज़रा इसको सिंप्लीफाई कर लें तो कैसे कर सकते हैं? हम कह सकते हैं के ए इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एक्स स्क्वायर और सी। क्योंकि सर ये क्या मतलब हुआ कि c माइनस एक्स, सी के बराबर कैसे लिख दिया आपने? यहाँ तो c माइनस एक्स आना चाहिए था। तो इसकी वजह वही पुरानी वाली है कि देखो भाई अभी बता कर आए हैं कि हाइड्रोजन जो भी ये एसिड है ये बहुत ही वीक एसिड है। जब एसिड इंतहाई वीक होता है तो वो अपने आयन में चेंज नहीं होता। यानी अगर आपने शुरू में एसिड लिया है 10 मिसाल के तौर पर, और अब वो आयोनाइज होने के बाद हो गया है 9.9, तो 10 और 9.9 में कितना डिफरेंस है? ऑलमोस्ट दोनों इक्वल है ना, इसलिए उसने यहाँ पर भी इक्वल साइन नहीं किया, ऑलमोस्ट इक्वल का है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल का है कि सी में से जो कम होने वाली मिकदार है वो इंतहाई कम है, इसलिए c माइनस एक्स और x ऑलमोस्ट बराबर ही होंगे। समझो ये 10 जो है वो c है और 9.99 ये आपके पास c माइनस एक्स है, तो c माइनस एक्स की जगह पर आप x राइट कर सकते हो। तो इस तरह से बुक ने लिखा, और उसके बाद थोड़ा सा ज़रा इसको मज़ीद आगे लेके चलते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा मैं दोबारा ठीक कर देता हूँ कि c माइनस एक्स को c लिया जा सकता है व्हेन एसिड इज वेरी वीक। अच्छा, अब वापस चलो जो ऊपर लिखा हुआ था। अब मैं आपसे कहता हूँ कि ज़रा सिंप्लीफाई कर लो उसको, x को एक तरफ ले जाओ और c को वहाँ ले जाओ, तो इसमें कोई मसला नहीं है। आपने एक्स स्क्वायर एक तरफ लिख देना है और c को के ए से मल्टीप्लाई करना है, तो के ए मल्टीप्लाई बाई सी। तो बुक वाला कहता है कि इसका आप अंडर रूट ले लो ताकि सिंप्लीफिकेशन की जा सके, तो ये स्क्वायर से कट जाएगा और x की वैल्यू में मिल जाएगी। तो x इज इक्वल टू के ए मल्टीप्लाई बाय सी, और अंडर द रूट लिखना ना भूलना। सही है। अब इसका x अगर मालूम हो गया तो उसका मतलब है आपको ये वाला x मालूम हो गया, ये वाला x मालूम भी हो गया। ये x क्या किसकी कॉन्सेंट्रेशन है? ये H3O पॉजिटिव की, तो जितनी ये है उतनी ही ये है। तो अभी फिलहाल क्वेश्चन में तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन मालूम करनी थी, तो हम कहेंगे कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन x है और x इक्वल है के ए सी अंडर द रूट। ठीक है जी, तो ये आपके पास एक फार्मूला बन गया। इस फार्मूले को अच्छे तरीके से अपने ज़हन-नशीं कर लो ताकि कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। थोड़ा सा सैम्पल प्रॉब्लम को हम एक सॉल्व कर लेते हैं आपके लिए। तो सैम्पल प्रॉब्लम 9.2 को मैं आपको गाइड करता हूँ, ठीक है ना। 9.2 ये आपके पास सैम्पल प्रॉब्लम है। अब इस सैम्पल प्रॉब्लम में आपको जो मालूम करना है वो वही है जो है H3O पॉजिटिव, यानी ये आपको x मालूम करना है, ठीक है। और के ए की वैल्यू उसने आपको दे दी है, जो के ए की वैल्यू उसने दी है वो ऑलमोस्ट कितनी है? 1.8 इंटू 10⁻⁻5। ये आपने टेबल से भी याद कर ली होगी, ठीक है, क्योंकि एसिटिक एसिड के बारे में जैसे सवाल आएगा तो के ए हमेशा यही रहेगा। और उसने सी की वैल्यू भी आपको दे दी है, तो सी की वैल्यू ऑलमोस्ट जो है जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होती है वो होती है, और वो है 0.1 मोलर,
ठीक है, इसका मतलब है आपको ये दो वैल्यूज मालूम हो गई, इन दोनों को यहाँ पुट करके मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे कैलकुलेटर से, जो आंसर आएगा वो आप लिख दोगे। तो x जो आपके पास आ रहा है वो आ रहा है 1.34 इंटू 10⁻³ मोल पर dm³। तो इस तरीके से आपको मैंने थोड़ा सा बता दिया है, इसको कर खुद कीजिएगा, ना आए तो मुझे बताइएगा, और इंशाल्लाह जो आगे क्विक चेक्स होंगे फिर वो मैं आपको अलग से, मैंने कहा है, पीडीएफ बना कर दूंगा जो आगे यहाँ पे सॉल्व हुआ होगा। लेकिन अगर आपको ये बेसिक आइडिया आ जाता है तो फिर आगे इसे भी खुद ब खुद आ जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हाँ जी, तो अब हमारा टॉपिक 9.6 है और ये है जी कॉमन आइन इफेक्ट के बारे में। जैसे आपको नाम से शो हो रहा है कि कॉमन आइन का मतलब ये होगा कि हम एक सोल्यूशन बनाएंगे, उसके अंदर कोई आइन कॉमन होगा। वो कैसे होगा वो समझाता हूँ, लेकिन इससे पहले इस इफेक्ट की एक स्टेटमेंट है, ये आपने कर लेनी है। शॉर्ट के अंदर भी क्वेश्चन आने की काफ़ी उम्मीद है, इसलिए इसको यहाँ पे लाजमी तौर पे करना, ठीक है। इसका मतलब ये है, पहले तो मैं बुक की थोड़ी सी वर्डिंग समझा देता हूँ आपको। द सुप्रेशन, सुप्रेशन कहते हैं कम हो जाने को, कमज़ोर हो जाने को, या फिर रुक जाने को। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही होगा, द सुप्रेशन ऑफ आयोनाइजेशन, यानी एक कोई भी सॉल्ट है, कोई एसिड है, वो क्या हो रहा है, वो आयनाइज होना रुक रहा है, सुप्रेस हो रहा है। ये ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। ये किसकी सुप्रेशन होती है, ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है एक ऐसा कंपाउंड, चाहे वो एसिड हो चाहे वो बेस हो, जो कम डिजोल्व होता है, उसे कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो कम आयन देता हो। द सुप्रेशन ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। और ये कब होगा, बाय एडिंग, आप कुछ ऐड करोगे। वो क्या ऐड करोगे, बाय एडिंग अ कॉमन आइन। यानी यही तो वो कॉमन आइन है जिसके आ जाने के बाद एक इफेक्ट आता है। इसको अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन फिलहाल अभी बात हम थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं कि ये लिखा क्या है। एडिंग अ कॉमन आयन इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। तो ये आपके पास एक सिंपल सी डेफिनेशन हो गई, और इसको समझेंगे तो आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। अब आपने इस कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में थोड़ी वजाहत लेनी है, लेकिन इससे पहले हम एक काम करते हैं। देखो एक बात सुनो, कि हमारी बुक में मिसाल दी है सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड के अगर हमने क्रिस्टलाइज करना होता है, इसी क्रिस्टलाइजेशन से हमने इसको तैयार करना होता है, तो हम आम तरीका अख्तियार नहीं करते, बल्कि हम कॉमन आयन इफेक्ट का तरीका अख्तियार करते हैं। कैसे करेंगे, और उसको देखते हैं और साथ साथ समझते भी हैं। आपने सोडियम क्लोराइड को आयनाइज करना है, यानी आपने सोडियम क्लोराइड को पानी में डालना है। ऊपर लिख सकते हो H2O, अगर ऐसे लिखो तो भी ठीक है। अगर आप लिखो कि ये पहले सॉलिड था, इसको आपने पानी में डाला, तो डालने के बाद ये आयनाइज हो गया, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बने। आप यहाँ पे लिखो एक्वस, यानी यहाँ पर पानी में हल हो गया। अब हल देने के बाद आप इसका केसी राइट करो। जो केसी होता है वो सिंपली ऊपर लिखते हैं प्रोडक्ट्स, तो ऊपर प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन हो गई, सोडियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन और क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय, फिर आप लिखते हो सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन। ये तो हो गई कोई आसान बात, इसमें कुछ मसला नहीं था। अब हम यूँ सोच लेते हैं कि हमने ये सब कुछ कहाँ किया। सपोज कीजिए हमारे पास एक बीकर या हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, हमने ये सब कुछ यहाँ पर पानी के अंदर किया है। तो पानी के अंदर 3-4 किस्म के यानी चीज़ें हैं, वो कौन कौन सी हैं, फिलहाल आप 3 समझ लो, अभी 3 है। वो सोडियम आयन, क्लोराइड आयन और सोडियम क्लोराइड आयन। ये सॉलिड फॉर्म में होगा, लेकिन बात यह है कि ये आयनाइज फॉर्म में होंगे। तो ये यहाँ पर पड़े हुए हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने एक एसिड लेना है और उस एसिड को भी डिसॉल्व करना है। ये जो एसिड है ये एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है, यानी ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, हम पढ़कर आए हैं। अब HCl को अगर आप हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में चेंज करोगे, मतलब आपने एसिड को यहाँ डालना है। अब अंदर मजीद चीज़ें बढ़ गई, जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि अभी सोडियम आयन, क्लोराइड आयन और थोड़ा अनडिजॉल्व NaCl होगा, लेकिन अब इसमें HCl दाखिल करने की वजह से 4 किस्म के आयन्स पैदा हो गए हैं। वो आयन कौन कौन से हैं, HCl की वजह से 2 आयन्स और सोडियम क्लोराइड की वजह से भी 2 आयन्स। लेकिन अगर गौर किया जाए, यहाँ बड़े एहतियात से गौर किया जाए, सोडियम क्लोराइड के पास क्लोराइड आयन है और HCl के पास भी क्लोराइड आयन है, यानी दोनों स्पीशीज की वजह से, यानी HCl और NaCl के अंदर क्या है, एक ऐसा आयन है जिसको हम क्लोराइड आयन कह रहे हैं, जो यहाँ पर कॉमन है। तो इसी को हम कहते हैं कॉमन आयन। अगर कॉमन आयन बन जाए तो क्या होगा, ये अब आपने सीखना है। तो इसके लिए आपने यूँ सीखना है, देखो मैं समझाता हूँ आपको, कि सुप्रेशन ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि इन दोनों में से वीक कौन है। तो सोडियम क्लोराइड इसमें वीक है, ये याद रखना, सोडियम क्लोराइड वीक है और HCl इसमें स्ट्रॉन्ग है। तो HCl की आयनाइजेशन होगी, ये ज़्यादा फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगा
और क्लोरीन की मिकदार या क्लोराइड आयन की मिकदार बढ़ती चली जाएगी। अब क्लोराइड आयन की मिकदार जो बढ़ेगी उसका असर ये होगा कि ये जो रिएक्शन है कौन सा वाला, NaCl वाला, ये आपके पास बैकवर्ड आने लगेगा, यानी कि इस NaCl की सुप्रेशन होने लगेगी, कम होने लगेगा, इसकी आयोनाइज्ड फॉर्म तब्दील होने लगेगी अनआयोनाइज्ड फॉर्म में, इसकी एक्वस फॉर्म तब्दील होने लगेगी सॉलिड फॉर्म के अंदर। तो सॉलिड सोडियम क्लोराइड आपको यहाँ पर क्रिस्टल्स की शक्ल में नजर आना शुरू हो जाएगा। यानी पहले सोडियम क्लोराइड पानी में डिजॉल्व था, लेकिन जब आपने HCl दाखिल किया तो फिर सुप्रेशन हो गई वीक इलेक्ट्रोलाइट की और सोडियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में मिल गया। और ये हमने ही यानी चाहा था कि हम सोडियम क्लोराइड को क्या करें, क्रिस्टलाइज कर सकें। तो सॉलिड फॉर्म में सोडियम क्लोराइड की आपको क्रिस्टल्स मिल जाएंगी। ठीक है जी। तो ये एक क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस भी था और ये वाली बात समझानी भी थी कि कॉमन आयन की वजह से किस तरीके से एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की सुप्रेशन होती है। और सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों हुआ है। इसके लिए हमें एक अहम किस्म का टॉपिक है जिसका नाम ली शैटलियर्स प्रिंसिपल है, वो सीखना पड़ता है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ये बारे में बता चुका हूँ। अगर आपने पिछले चैप्टर पढ़े हुए हैं तो उस चैप्टर से रिलेटेड ही बात यहाँ पर करनी है। देखो मैं पहले अलग से लिखता हूँ और समझाता हूँ। सपोज करो ये आपके पास HCl है, HCl गैस की शक्ल में हो आप डालते हो बेटा, और फिर वो वाटर में जाकर डिजॉल्व होती है हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन की शक्ल में। अब मैं ये भी लिखता हूँ साथ साथ NaCl। अब NaCl Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये मैंने इसलिए लिख दिया कि ताकि आपको यहाँ पर अच्छे तरीके के साथ कॉमन आयन नजर आ जाए। अब कॉमन आयन क्या करता है, देखो जब किसी सॉल्यूशन में, ये क्या है, एक इक्विलिब्रिया है। इक्विलिब्रिया में हम पढ़कर आए हैं कि अगर हम प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दें तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा इस तरीके से कि वो इस असर को कम कर सके। तो अगर क्लोरीन या क्लोराइड आयन की मिकदार में इजाफा हो रहा है, ये बढ़ रही है, तो ली शटले प्रिंसिपल कहता है कि इसको कम होना होगा। अब बताओ रिएक्शन कैसे कम करेगा भाई, वापस जाकर। अब सवाल ही पैदा होता है कि सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन ही वापस क्यों जाता है भाई, HCl का रिएक्शन वापस चला जाए। तो वो इसलिए नहीं जाता, इसका जवाब हम पहले दे चुके हैं कि HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, यानी HCl का डिजॉल्व होना ईजी है, जबकि NaCl का डिजॉल्व होना मुश्किल है। इसलिए थोड़ी सी भी जो चेंज आएगी वो इसके ऊपर ज़्यादा नजर आएगी। तो इसका मतलब है कि जो आप पीछे जाने वाला रिएक्शन है यानी बैकवर्ड जाएगा क्लोराइड आयन की मिकदार को कम करने के लिए, वो रिएक्शन सोडियम क्लोराइड का होगा। तो ये आपको समझ में आया कि भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट की कॉमन आयन की वजह से जो आयनाइजेशन है वो सुप्रेस हो जाती है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। बुक में चंद एक एग्जांपल्स और ली गई हैं, हम उसको जरा क्विकली देख सकते हैं। आप कोशिश करना इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, तो पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगी कि लिखा हुआ क्या है, लेकिन इसका जो बेसिक सेंस है वो मैं आपको क्लियर करके देता हूँ। देखो एक एग्जांपल है ये आपके पास, इसमें आप कहोगे कि आपने KClO3, ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट को डिजोल्व किया, तो दो किस्म के आयन बने, एक पोटेशियम आयन और एक आपके पास क्लोरेट आयन ClO नेगेटिव, ठीक है, ClO3 नेगेटिव बल्कि लिखेंगे। अब इसके बाद आप इसके अंदर एक और कंपाउंड ऐड करते हो, ठीक है, और इस तरह से पोटेशियम आयन बनेगा और साथ Cl नेगेटिव आयन। अब आपको ये समझ तो आ गया कि यहाँ पर जो पोटेशियम आयन है ये दोनों जगहों पर कॉमन है। तो अब वो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे मिसाल के तौर पर KClO3, वहां पर ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा और इस तरह से KClO3 की जो आयनाइजेशन है वो सुप्रेस हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी और रिएक्शन बैकवर्ड जाने लगेगा। ठीक है, इसी तरह से एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जो दूसरी एग्जांपल है वो हमारे पास है H2S गैस की। अब आपको समझ तो आ गई होगी बात की। देखो सपोज करो कि अगर हम यहाँ पर एक और ले लेते हैं H2S, ये आपके पास हाइड्रोजन सल्फाइड, आप इसको आयनाइज करो। जब आयनाइज करोगे तो क्या बनेगा, 2 हाइड्रोजन आयन बनेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 हैं, और एक सल्फाइड आयन बन जाएगा। अब आप इसमें एक और चीज ऐड करो और वो क्या है, वो आपके पास है HCl गैस, ठीक है, या एसिड कह लो। तो इसमें भी हाइड्रोजन आयन बनेगा और क्लोराइड आयन बनेगा। अब आप समझ गए होंगे कौन सा कॉमन आयन है। कॉमन आयन वो है जो आपके पास हाइड्रोजन आयन है। और इसमें जो आपने याद करना है कि भाई किसकी आयनाइजेशन सुप्रेस होगी, इसकी, ठीक है। H2S यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो जहां जहां हम वीक इलेक्ट्रोलाइट लिख रहे हैं इसका मतलब यह है कि इनकी कॉमन आयन की वजह से जो आयनाइजेशन है सुप्रेस भी होगी। इसका मतलब नुकसान नहीं हो रहा, इसका मतलब फायदा भी है कि हम अगर इसको वापस ले जाने में कामयाब होते हैं तो दो तीन बातें हैं। एक तो H2S प्योर फॉर्म में हासिल कर पाएंगे,
ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे सोडियम क्लोराइड जो है वो क्रिस्टल की फॉर्म में, प्योर फॉर्म में हासिल किया था। इस तरह KClO3 की भी प्योरिफिकेशन हो सकती है। और सम टाइम हमें कुछ आयंस नहीं चाहिए होते हैं, उन आयंस को किसी भी हिस्से से कम करने के लिए भी हम ये तरीकाकार इख्तियार करते हैं। हमारी बुक ने आज आप पढ़ोगे तो वहाँ पे बेसिक रेडिकल का जिक्र किया है। जब आप इंशाल्लाह प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे तो मैं वहाँ पे सिखाऊंगा, क्योंकि H2S इस्तेमाल होता है बाकायदा तौर पर एक टेस्ट परफॉर्म करने के लिए। तो किसका टेस्ट होता है? बेसिक रेडिकल को टेस्ट करने के लिए। तो वो टेस्ट किया जा सकता है इसी कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से। फिलहाल इतनी तफसील नहीं है, तो फिलहाल आपने करना भी नहीं है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे अगर, तो वहां पर आपको सिखा दिया जाएगा। एक और एग्जाम्पल भी बुक ने दी है, वो भी हम कर लेते हैं। नंबर 3, आपके पास अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl। इसको जब आयनाइज करते हो तो एक तो बनता है अमोनियम आयन जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक बनता है क्लोराइड आयन। ठीक है, अगर हम इनको अब ये जो आपके पास आयनाइजेशन हो गई है, अब इसको आपने सुप्रेस करना है। कैसे? आप इसमें कुछ और ऐड करोगे, जैसे कि अमोनिया NH3, जो कि वाटर की मौजूदगी में वो गैस होती है, तो वाटर की मौजूदगी में हल होती है। हल होने के बाद फिर ये बनाएगी अमोनियम आयन, और साथ बनेगा क्या? OH नेगेटिव। अगर आपको समझ आ गई ये बात तो ठीक है, यानी आप समझो कि एक हाइड्रोजन यहाँ चला गया है, तो बाकी क्या बचा? ये H2O से OH नेगेटिव बचा। ठीक है, एक H वहां जाने पर अब आपके पास फिर दोबारा से एक कॉमन आयन आ गया है, जो कि यहाँ पर अमोनियम आयन है। सही है जी। तो अमोनियम आयन की जो ज्यादा एडिशन है वो फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट को सप्रेस कर देगी। एक बात याद रहे कि अमोनियम क्लोराइड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसके मुकाबले में अमोनिया वीक हुआ, तो कॉमन आयन की वजह से जो रिएक्शन की बैकवर्ड आना है वो ये नीचे वाला रिएक्शन होगा। इससे क्या होगा? आपको अमोनिया की तैयारी मिलेगी, यानी आप अमोनिया तैयार कर सकते हो और अमोनियम की कॉन्सेंट्रेशन को लो कर सकते हो। और ये तरीकाकार ये भी है कि इससे अमोनियम क्लोराइड मैक्सिमम डिजोल्व कर सकते हो। तो ये अलग अलग तरीके से आप इसको समझ जाओगे। और इसी तरीके से जो आपके पास ग्रुप 3 सबसे आखिर में देखिएगा, नंबर 3 पॉइंट के इसमें लिखा है ग्रुप 3 रेडिकल का सॉल्ट एनालिसिस करने के लिए ये प्रोसेस इस्तेमाल होता है। तो ये भी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस का है। तो फिलहाल मैंने आपसे कहा है कि जब वो करेंगे तो उसकी केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा मतलब डिफरेंट होती है। अगर यहाँ डिस्क्राइब करना शुरू किया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया था बेसिक रेडिकल की आइडेंटिफिकेशन या टेस्ट के लिए, तो ये आपका छोटा सा MCQ बन जाएगा। इस तरह यहाँ पर सॉल्ट एनालिसिस, इसको भी हम सॉल्ट एनालिसिस कह सकते हैं, एसिड बेस रेडिकल एनालिसिस कह सकते हैं। तो सॉल्ट एनालिसिस के लिए भी हमारे पास यहाँ पर एक MCQ बन जाएगा। तो जो स्टेटमेंट्स हैं उनको अच्छी तरह से हाईलाइट कर लो। तो उसमें जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सॉल्ट एनालिसिस कर सकते हैं फॉर द थर्ड ग्रुप। ठीक है, तो ये थर्ड ग्रुप ऐसे लिख लें बेशक, या फिर 3 ग्रुप ऐसे लिख लें। तो इस तरह से ये आपके पास एक MCQ के तौर पर बात रहेगी। अब यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, वो नेक्स्ट टॉपिक बफर के बारे में होगा। बफर का मतलब ये है कि असल में बफर जो है वो एक एप्लीकेशन है, यानी इस्तेमाल है किसका? कॉमन आयन इफेक्ट का। तो कॉमन आयन का इस्तेमाल करते हुए हम बफर सोल्यूशन तैयार कर सकते हैं। और बफर सोल्यूशन क्या है, कैसे बनते हैं, इसके बारे में जो अहम मालूमात है वो पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसकी एक डेफिनेशन कंप्लीट करते हैं। तो आपने लिखना है द सॉल्यूशन, यानी ये एक ऐसा सॉल्यूशन होगा, क्या करेगा? विच रेजिस्ट, जो कि रोकेगा। क्या रोकेगा? रोकेगा या रोकने की कोशिश करेगा, ऐसे कह सकते हैं। विच रेजिस्ट द चेंज, उस तब्दीली को रोकेगा। किस तब्दीली को? जो कि हो रही है इन इट्स या इन देयर पीएच। अगर सॉल्यूशंस लिखोगे तो फिर इन देयर लिखोगे, और वरना इन इट्स सॉल्यूशन। ठीक है जी। तो ऐसा सॉल्यूशन है जो कि चेंज को रोकेगा। तो किसको रोकेगा? ये है जी अपनी पीएच को। ये पीएच कब तब्दील होती है? हमने पढ़ा था पीएच का ताल्लुक एसिड और बेस से है। तो अगर आप सॉल्यूशन में एसिड और बेस डालो तो पीएच तब्दीली होती है। तो वो भी ये कह रहा है व्हेन अ स्मॉल अमाउंट, यहाँ पर ये स्मॉल अमाउंट कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना बात गलत हो जाएगी। ठीक है, तो थोड़ी मिकदार में अगर एसिड दाखिल कर दिया जाए तो उससे पीएच कम हो जानी चाहिए, और बेस दाखिल करने से पीएच बढ़ जानी चाहिए। तो वो कहता है कि ऐसा होने से रोका जाएगा। ठीक है, तो ये जो सोल्यूशन है वो ऐसा जो कर रहा है उसी का नाम बफर है। तो फिलहाल से कंप्लीट करते हैं। इन देयर पीएच व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडेड to them are called बफर सोल्यूशन। तो ये जी इसकी मैंने एक
जल्दी जल्दी से एक तारीफ कर दी और आपको बेसिक सा आइडिया दिया है। अब इसको हम समझते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है और बफर होता क्या है, कैसे कैसे बनाया जाता है। अब आपने ये सोचना है कि जो सोल्यूशन होता है ना, वो तब सोल्यूशन कहलाता है जब उसमें दो चीज़ें हो जाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर उसमें सॉल्यूट होता है और उसके अंदर सॉल्वेंट होता है। तो दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तब जाकर क्या बनता है, सोल्यूशन बनता है। तो हमारे पास भी ऐसा ही है कि हम यहाँ पर सोल्यूशन बनाएंगे जिसके अंदर दो चीज़ें होंगी या दो सॉल्यूट होंगे। ठीक है, तो सपोज करो मैं आपके पास पहले एक एग्जांपल कोट करता हूँ, फिर आपको कुछ बात समझाता हूँ। सपोज करो आपके पास एक एसिड है जिसका नाम है एसिटिक एसिड, CH3COOH। ठीक है, और इसको आपने पानी में डाला, यानी आप समझ लें कि ये आपके पास एक बीकर है और इस बीकर के अंदर पानी है। ठीक है, इस पानी के अंदर आप डाल रहे हो क्या, CH3COOH यानी एसिटिक एसिड। तो डालने पर क्या होगा, ये एसिड है और ये वीक भी है। फिलहाल ये आयनाइज हो जाएगा CH3COO नेगेटिव एसीटेट आइन और हाइड्रोजन आइन में। ठीक है, अब ये तो हो गया, एक सोल्यूशन बन गया है। लेकिन अब मसला ये है कि ये अभी बफर नहीं है, इसको बफर बनाना पड़ेगा। बफर बनाने के लिए हमें दो चीज़ें डालनी पड़ती है हमेशा। एक चीज़ तो हमने डाल दी है, इसका नाम है वीक एसिड। याद रहे कि एसिड भी डालेंगे तो वीक होगा, बेस भी डालेंगे तो वीक होगा। तो आपने वीक एसिड डाल दिया, यही इसकी डेफिनेशन ही बनेगी। अच्छा, अब दूसरी चीज जो इसमें आपने डालनी है वो होगा सॉल्ट। ठीक है ना, अब सॉल्ट कैसे बनता है, इस चीज को पता याद है या भूल गए हो? देखो मिसाल के तौर पर आपको कहा जाता था कि सॉल्ट बनता है तब जब एसिड और बेस मिलते हैं। तो ऐसे करते हैं, एक एसिड और बेस को मिलाते हैं। ये आपके पास एक एसिड और बेस को मिलाते हैं। अब इसमें याद रहे कि जो ये बफर है इसमें आपने क्या डालना है, एक तो आपने इसे डाल दिया और दूसरा आपने क्या डालना है, सॉल्ट डालना है। अब सॉल्ट तो बनाना पड़ेगा, सॉल्ट बनाकर दिखाता हूं आपको। सॉल्ट बनाने के लिए एसिड यही लेना है जो आपने यहां पर दाखिल किया हुआ है, तो CH3COOH। ठीक है, अच्छा अभी फिलहाल इसे यहां लिखता हूं, CH3COOH, ये है जी एसिड। इसमें बेस दाखिल करो। अब ये आपके पास एक वीक एसिड है ना, इसमें आपने एक स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करना है, जैसे मिसाल के तौर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। जब आप इसको मिलाओगे तो सॉल्ट और वाटर बनेगा, क्योंकि एसिड और बेस को मिलाने से क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। तो अब हम सॉल्ट बनाते हैं। देखो CH3COO, CH3COO और यहाँ से ले लो Na, ये आपके पास बन गया सॉल्ट और ये बन गया वाटर। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये जो आपके पास सॉल्ट बन गया है ना, यही सॉल्ट आपने यहाँ लेना है। कहाँ लेना है, इधर। अब कैसे इसको लिखना कैसे, समझ नहीं आ रही बात की। बात आपने ये कहनी है कि बफर, ऐसा बफर बनाया है जिसमें हमने वीक एसिड लिया है एंड सॉल्ट ऑफ इट, यानी इसी का ही सॉल्ट लिया है विद स्ट्रॉन्ग बेस। दोबारा बात सुनो, वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ इट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो अगर इसको आपने डाल दिया, इस वाले सॉल्ट को वो भी पानी में डालेंगे तो वो भी आयनाइज हो जाएगा। तो आयनाइज करो, ये बनेगा CH3COO नेगेटिव और इसका बकिया हिस्सा बच गया Na। अच्छा, अब आपको सर ये आपने पानी में डालें दोनों चीज़ें, ये पानी में डालना बेहतर है, यानी पानी तो यहाँ नज़र नहीं आ रहा। तो आप समझो ये हमने वाटर में सिर्फ आयनाइजेशन दिखाई है। अगर आप इस H2O को एरो के ऊपर भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ आप AQ लिख दो अगर वाटर नहीं लिखना तो वो भी काम चलेगा। अब आपको एक बात समझ में आई, वो क्या समझ में आया कि जो हमने बनाया है ना, इसमें एक तरह का एक ऐसा आइन है जो कि कॉमन आइन है। यही आपको सिखाया जा रहा था कि कॉमन आइन का ये एक एप्लीकेशन है। अब इससे क्या होगा, इससे वही पुराने वाली बात होगी कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो सुप्रेस हो जाएगा। तो इसमें जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, वो है एसिड, वो वीक एसिड। ठीक है, तो ये आपके पास रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा और एसिड की मिकदार जो पहले इस हालत में थी या कह लो आयनाइज्ड फॉर्म में थी, अब वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ से हमने एक्चुअली अपना सिलसिला शुरू करना है। यहाँ हमने बहुत कुछ सीखा है, इसको ज़रा सम अप करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगी। देखो हमारे पास सबसे पहले तो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है बफर की। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ बफर की टाइप्स। तो बफर की दो टाइप्स हैं आपके पास। एक समझ लो कौन सी है, एसिडिक बफर,
और एक है बेसिक बफर। तो एसिडिक बफर, एसिडिक बफर नाम से शो है, इसकी जो पीएच होगी ना वो हमेशा कम होगी किससे, 7 से, तो वो एसिडिक बफर कहलाएगा। अब एसिडिक बफर पहली एग्जांपल है, दूसरी भी लेते हैं साथ साथ, लेकिन फिलहाल इसको जिक्र करते हैं। ये एसिडिक बफर ही बनाया है मैंने यहाँ पर, यानी क्या से बनाया है, मैंने इसके अंदर क्या लिया है, एक वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ इट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो अगर आप तारीफ करना चाहते हो व्हाट इज एसिडिक बफर, तो आप सिंपल ये कहोगे a buffer which is formed by the mixing of weak acid and salt of it with the salt एक ही है ना ये, the salt of it with a strong base is called acidic buffer and its pH is less than the 7। ठीक है, इसको बुक में रीड करना, इंशाल्लाह अब आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद हम एक और बात करते हैं, फिर हम दूसरी टाइप लेते हैं। अब आपको समझ तो आ गई होगी, दूसरी टाइप बेसिक बफर के बारे में है। और मैं अगर पूछूं कि इसकी पीएच कैसे होगी तो वो भी आपको समझ में आ जाएगी, इसकी पीएच यकीनन ज़्यादा होगी 7 से। तो ये आपके पास दो टाइप बन गई हैं। अब मैं पूछता हूँ इसकी एग्जांपल बताओ, इसकी एग्जांपल मैं आपको लिख के समझाता हूँ। देखो जैसे ये लिख के सिखाई है, बिल्कुल ये भी ऐसे लिख के सिखाते हैं। आपकी बुक में सिर्फ उसको नाम दिए गए हैं, किसके, देखो यहाँ था वीक एसिड, अब आपने लेना है वीक बेस, ठीक है ना, वीक बेस। और इसके अंदर मजीद क्या डालोगे, भाई यहाँ लिखा था सॉल्ट, तो यहाँ पे भी सॉल्ट। तो वीक एसिड और उसका सॉल्ट, वीक बेस और उसका सॉल्ट मिलाना पड़ेगा, तो दोनों टाइप्स बन जाएंगी। अच्छा, अलग अलग बनाते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपने पीएच क्या रखनी है, उसी हिसाब से आप बफर बनाते हो। मैं इसकी एप्लीकेशन समझाता हूँ बफर की आपको, फिर आपको चलेगा बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। हाँ भाई, वीक बेस कौन सी लेनी है, वीक बेस आपके पास है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात करते हैं, तो वो ये है कि जब आप इसे हल करोगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड को, तो वो भी क्या देगा, अमोनियम आइन, NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अच्छा, अब इसमें आपने सॉल्ट दाखिल करना है। अब सॉल्ट कैसे दाखिल करोगे, अब आप वही करो, एसिड और बेस करेक्शन करो। इसमें बेस तो ये ले लो जो कि एक वीक बेस है, और इसमें एसिड स्ट्रॉन्ग डाल दो जैसे HCl। अब बनाओ क्या बनेगा, अब बनेगा अमोनियम क्लोराइड और प्लस H2O, मतलब सॉल्ट और वाटर। ये जो आपके पास बना है ये क्या है, ये है सॉल्ट। अब आपने क्या करना है, ये सॉल्ट उठाना है, यही वाला सॉल्ट, और उस वाले बीकर में डाल देना है जिस बीकर के अंदर पहले से तो क्या था, पानी था, उसमें आपने पहले वीक बेस डाली और अब आप उसमें हल कर रहे हो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। जब इसको हल करोगे तो ये बनेगा अमोनियम आयन और Cl नेगेटिव आयन। अब ये वाला जो हिस्सा है ना आपके पास, ये क्या है, ये कॉमन आयन है, और कॉमन आयन की एप्लीकेशन है बफर्स। ठीक है, फिलहाल हम कॉमन आयन के बारे में इतना ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे, पर बता रहे हैं कि कॉमन आयन होना ज़रूरी है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर कोई पूछता है कि भाई बेसिक बफर को डिफाइन करो, तो बेसिक बफर को डिफाइन करना ईजी रहेगा। जैसे आपने एसिडिक बफर को किया था वैसे बेसिक को कर लो। कैसे करोगे, क्या, सोल्यूशन या बफर सोल्यूशन विच इज फॉर्म्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ। अब आपने क्या मिक्स करना है, वीक बेस एंड द सॉल्ट ऑफ इट। ये क्या है, ये सॉल्ट है। कैसे है, किसका सॉल्ट है, ये सॉल्ट है इसी बेस का, द सॉल्ट ऑफ इट विद द स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये आपको अल्फाज समझ में आएंगे, ये क्या है, सॉल्ट ऑफ इट विद द स्ट्रॉन्ग बेस, ये है सॉल्ट ऑफ इट विद द स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इस तरह से आपने सॉल्ट बना के यहाँ पर डालना है, तभी कॉमन आयन बन पाएगा, वरना मुश्किल हो जाएगा। अपनी मर्जी की बेस, अपनी मर्जी का सॉल्ट नहीं ले सकते, वरना कॉमन आयन नहीं नजर आएगा। अब आपको मैंने दोनों की डेफिनेशन भी सिखा दी और ये तक बता दिया कि हाउ बफर्स आर फॉर्म्ड। मतलब मैं आपसे पूछूं कि बफर कैसे बनते हैं, एक एसिडिक बफर बनाकर सिखाओ, तो आपने कहना है सर कोई मसला नहीं है, आप क्या लें, एसिटिक एसिड ले लें। अगर आपको नाम नहीं आता, किताब से लाजमी तौर पर देखना है आपने, CH3COH को एसिटिक एसिड कहते हैं, ये तो आपने बहुत बचपन में पढ़ लिया था। तो एसिटिक एसिड और इसका नाम सोडियम एसीटेट, तो आपने लिखना है एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट को मिक्स करो, मिक्स करने से जो बफर बनेगा वो एसिटिक बफर होगा। ठीक है, इस तरह बनाने का तरीका आ गया, और बेसिक बफर भी इस तरह से आप लिख सकते हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि बफर का फायदा क्या है और बफर काम कैसे करता है। देखो अभी तो हमने सीखा है बफर बनाते कैसे हैं, अभी हमने देखना है कि बफर का एक्शन क्या है। तो हम इस वक्त बफर एक्शन के, देखो 2-3 क्वेश्चन हैं। पहले है डिफाइन द बफर, ठीक है, फिर है हाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बफर, फिर ये है कि हाउ बफर्स आर फॉर्म्ड, ये बनते कैसे हैं, और अब ये है कि हाउ बफर वर्क,
या बफर, इसे बफर एक्शन भी बोलते हैं। तो मैं आपको बफर एक्शन सिखाता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि ये क्यों ज़्यादा ज़रूरी है, यानी इस बफर को बनाने का मकसद क्या है, इसकी कोई नॉर्मल लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। देखो ऐसे समझ लो कि आपके पास एक स्टमक है, यानी ये आपके पास समझ लो कि आपका मैदा है, ठीक है, और इसके लिए हमने एक टैबलेट बनाई है। ये आपके दोस्त ने बनाई है टैबलेट या कैप्सूल, और वो कहता है यार मैंने अभी अभी बनाई है, तो मैंने टेस्ट करनी है, आप खा कर देखो। तो क्या आप खा लोगे उसको? सोच के देखो, अभी भी बनाई है, चेक करना है सही काम कर रही है या नहीं कर रही। तो यकीनन आप मना कर दोगे, यार मैं क्यों खाऊंगा, अगर खुदा ना खासा उसका कोई साइड इफेक्ट हुआ तो मेरा तो मैदा खराब हो जाएगा, तो आप उसे नहीं खाओगे। लेकिन अब वो क्या करेगा, अब उसको इल्म होना चाहिए बफर सोल्यूशन का। देखो भाई, हमारा जो स्टमक होता है ना, उसकी जो पीएच होती है वो 2 pH होती है। ये वाली बात आपको नहीं पता तो याद कर लो, वैसे उम्मीद है कि पता होगी। अब उसने क्या करना है, एक बीकर लेना है, उस बीकर में वो सारी कंडीशंस पता करनी है जो स्टमक में होती हैं, और पीएच भी मेंटेन करनी है। जैसे मैदा अपनी पीएच मेंटेन करता है 2, तो इसका मतलब है कि उसको मैदे से बाहर पीएच को मेंटेन करने के लिए कुछ ज़रूरत पड़ेगी, और वो होगा बफर। तो इसका मतलब ये हुआ कि बफर चूंकि मेंटेन करता है, बफर मेंटेन्स द पीएच, तो अब वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो मैदे में थी वो उसको आउटसाइड पे लेगा, एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, और वो टैबलेट इसके अंदर डालेगा, और फिर माइक्रोस्कोप से या डिफरेंट तरीकों से उसको एनालाइज करेगा और देखेगा कि इसमें क्या मसाइल हैं। तो इसका मतलब है कि पीएच बहुत सारा मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, बट मैंने आपको पीएच के एतबार से बताया। तो उसने 2 pH को कैसे मेंटेन किया, स्टमक की कंडीशन कैसे मेंटेन की, बफर का इस्तेमाल करके। इस तरह हम डिफरेंट केमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शंस करते हैं, उनके लिए पीएच का कांस्टेंट होना ज़रूरी है। तो पीएच कांस्टेंट कैसे रखी जाती है, वो इसी तरीके से रखी जाती है बफर का इस्तेमाल करके, ठीक है। हमारे ब्लड में भी बफर होता है जो हमारे ब्लड की पीएच को मेंटेन करता है। अब आता है बफर एक्शन। अब सपोज करो कि आपको जो बफर बनाकर दिया गया है ये एक एसिडिक बफर है, ये आपने खुद बनाया है मिसाल के तौर पर। अब हमने एसिडिक बफर के अंदर क्या करना है, वो करना है जो ऊपर लिखा है, व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडेड। अब आपने इसके अंदर अगर एसिड डाला तो क्या होगा, अब ये सवाल है। और अगर एसिड डालेंगे तो आपके जहन में क्या बात आती है, आपके जहन में बात आनी चाहिए कि एसिड के डाल देने की वजह से जो पीएच है ना वो कम हो जानी चाहिए। स्केल में 0 की तरफ पीएच चली जाए तो वो एसिडिक होता है, तो उसका मतलब ये हुआ एसिडिक पीएच को कम होना चाहिए। अब वो पीएच कम होती है या नहीं होती, आओ चेक करते हैं। सबसे पहले हम ये ले लेते हैं, यही चीज़ ले लेते हैं जो यहाँ पर लिखी हुई है। सपोज कीजिए हमने जो इसमें एसिड दाखिल किया है वो HCl है। जब हम HCl को दाखिल करेंगे तो वो हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन बनाएगा। अब यहाँ पर आ जाओ, अब यहाँ पर ऑलरेडी हाइड्रोजन आयन मौजूद है। अब क्या होगा, देखो हमेशा जो पीएच होती है वो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, वो हाइड्रोजन आयन पर डिपेंड कर रही होती है, ना कि एसिड की के ऊपर। मतलब गौर करना, एसिड की दो हालतें हैं, अनआयोनाइज्ड, आयोनाइज्ड, अनआयोनाइज्ड, आयोनाइज्ड। जितनी आयोनाइज्ड होगी ना उतनी ही हाइड्रोजन आयन की मिकदार इजाफी हो जाएगी और उतना ही पीएच घटेगी। तो इससे फर्क पड़ता है अनआयोनाइज्ड फॉर्म से, आयोनाइज्ड फॉर्म से फर्क पड़ता है, अनआयोनाइज्ड से फर्क नहीं पड़ता पीएच पर। अब इसको समझते हुए एक तरीकाकार है, जब आपने HCl दाखिल किया इसके अंदर तो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर गई। जब वो इंक्रीज करेगी तो यहाँ पर, यानी यह है एसिडिक बफर, अगर ये आपको देखो तो ये आपके पास एसिडिक बफर है, इसकी दो शक्लें हैं, एक आयोनाइज्ड और एक अनआयोनाइज्ड। जब हाइड्रोजन आयन अंदर जाएगा तो पहले से हाइड्रोजन आयन है तो कॉमन आयन बन जाएगा, तो हाइड्रोजन आयन को कम करने की सिस्टम कोशिश करेगा, और सिस्टम इस तरह कोशिश करेगा कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी सुप्रेशन हो जाएगी, यानी ये वापस जाने लगेगा। इस तरह जितनी हाइड्रोजन आयन की मिकदार आप बढ़ा रहे हो वो मिकदार वापस जाकर अनआयोनाइज्ड एसिटिक एसिड में चेंज हो रही है। इस तरह आप कोशिश कर रहे हो हाइड्रोजन आयन को बढ़ाने की, सिस्टम इसे कम कर देता है। इस तरह पीएच जो घटना चाहिए थी पर वो नहीं घट पाएगी, और इस तरह से जो भी पीएच पहले थी वो मेंटेन रहेगी। तो ये आपके पास एक सिंपल सा प्रोसीजर था। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं एक बात और कर दूं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अगर ये डाल दें, मतलब अब ये एसिड की बजाय बेस डाल दें तो क्या होगा, तो देखो बेस आयनाइज होगी किंतु जाकर सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में। अब जो हाइड्रोक्साइड आयन है ना वो क्या करेंगे, वो इस H से मिलेंगे, और मिलने के बाद क्या होगा, बन जाएगा H आयन और OH नेगेटिव आयन की वजह से H2O।
और जो वाटर की पीएच है वो न्यूट्रल होती है। इस तरह जितनी ओएच की मिकदार आप बढ़ा रहे हैं वो वाटर में तब्दील होती चली जा रही है। इस तरीके से वो ओएच इम्पैक्ट डालेगा नहीं और एच उसको कंट्रोल कर रहा होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि जब मैंने इस बफर के अंदर थोड़ी मिकदार में एसिड और बेस दाखिल किया तो दोनों सूरतों के अंदर पीएच में चेंज नहीं आया। लेकिन याद रहे कि ये एसिड और बेस थोड़ी मिकदार में डालने हैं, ये नहीं कि ऐसे कटोरा भर के भर दिया जाए और कहा जी लो ये देखते हैं चेंज होता है कि नहीं होता। फिर चेंज हो जाएगा, चेंज होता ज़रूर है लेकिन बहुत कम तब्दील होता है। अब यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कि अगर हमने एसिड डाला तो तब्दीली अगर बहुत कम भी आई तो कितनी आई, इसको हम कहते हैं कैलकुलेशन। तो अब आपके पास चंद एक यहाँ पर अहम चीज़ें आ गई हैं, वो किस तरीके से। नंबर वन, हमने किया है क्या, डेफिनेशन, यहाँ पर डेफिनेशन की है और फिर उसके बाद यहाँ पर हमने टाइप्स की हैं। फिर हमने कहा है कि बफर बनाते कैसे हैं, हाउ इट इज़ प्रीपेयर्ड। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नंबर 3। और फिर मैंने कहा है व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ द बफर, नंबर 4। और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर इसकी आपको यूज़ या इम्पोर्टेंस भी बताई है। तो इस तरीके से आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन एक अहम लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर का ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर एक अहम क्वेश्चन होगा बफर, और इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज भी आएंगे। अभी फिलहाल टॉपिक चल रहा है, हम इसको मजीद थोड़ा सा आगे की तरफ लेके चलते हैं। तो अब बात आती है कि हमने कैलकुलेट कैसे करनी है पीएच ऑफ द बफर। यानी आपको ये कहा जाता है यार, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि स्टमक की जो पीएच है वो 2 होनी चाहिए। अब 2 पीएच का सॉल्यूशन आप कैसे तैयार करोगे, ठीक है। तो ये आप यही सवाल है कि पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं, कि आपने जो बफर बनाना है उसकी पीएच, 2 बातें हो सकती हैं। आपने उसकी पीएच क्या रखनी है, या आपके पास पहले से बफर मौजूद है और आपने बताना है उसकी पीएच कितनी है। तो उसके लिए सिंपल से एक फार्मूला होता है, लेकिन फार्मूला के को डिज़ाइन करने के लिए पुरानी बात दोबारा लेके चलते हैं। देखो, हमें पता है कि बफर में 2 चीज़ें होती हैं, एक सॉल्ट। सॉल्ट को अब आपने पहले लिखा था यहाँ पर सॉल्ट, और आपने लिखा था एसिड, ठीक है, वीक एसिड एंड इट सॉल्ट। इसी तरह से हमने यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले लिखा था वीक बेस और उसका सॉल्ट। अब आपने इसको जनरली लिखना है। जनरली कैसे लिखोगे, आपने लिखना है जैसे आप लिखते हो ना एच ए। अब एच ए से क्या मुराद है, एच ए से मुराद है एक ऐसी स्पीशीज जिसके पास एच देने की सलाहियत है, HCl कह लो, एसिड है। तो आपने, लेकिन वीक एसिड है, ठीक है। तो वीक एसिड जब आयनाइज होता है तो वो ऐसे करके आयनाइज होता है, जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा था। आप यहाँ पे AQ भी लिखो ताकि पता चले पानी में आपने इसको आयोनाइज किया है। अच्छा, ये तो आपने डाल दिया क्या, एसिड। अब आपने डालना है इसका सॉल्ट। अब सॉल्ट कैसे डालोगे, सपोज करो ये आपके पास सॉल्ट है, ठीक है, ये वाला CH3COONA। अब देखो ये जो है ना H, इसके साथ जो है ना A है CH3COO और H ये वाला है। तो समझो कि आपको CH3COO तो लिखना ही है, मतलब A तो आपको लिखना ही है, लेकिन साथ साथ सॉल्ट की अलामत है Na, ये आपने लिख देनी है। ये Na भी हो सकता है, ये Mg भी हो सकता है, मतलब ये कोई ना कोई क्या होगा, मेटेलिक पार्ट होगा। तो फिलहाल हमारी बुक ने इसकी जगह पे Na लिखा है, तो हमने भी Na लिख दिया है। तो दोबारा देख लो, ये आपके पास H और ये सारा CH3COO क्या बना, HA, और नीचे क्या लिखा हुआ है, A और Na। तो ये आपको थोड़ा लिखने का तरीका जरा ऐसे लिख दिया है ताकि A के नीचे A आ जाए। तो ये A का मतलब समझने, CH3COOH एसिड बन गया, CH3COO Na सॉल्ट बन गया। अब इसको आयनाइज तो करना आपको आता ही है। आयनाइज करेंगे तो सोडियम आयन बनेगा और साथ साथ A नेगेटिव आयन बनेगा। अब ये तो आपको आ गया। अब आपने कहना है कि ये जो आपके पास एक क्या बन गया, सॉल्ट, वीक एसिड एंड सॉल्ट, ये बन गया बफर। अब इसकी बफर की पीएच मालूम करनी है, तो इसका एक जर्नल किताब ने फार्मूला दिया है आपको, ये हेंडरसन ने दिया था। इसको जब थोड़ी बड़े क्लास में जाओगे तो वहाँ पे जाके, पहले ये पिछले किताबों में तो ये डिराइव हुआ होता था, लेकिन अब इन्होंने डेरिवेशन ख़त्म कर दिया, तो वही अच्छी बात है। फिर आप इसको डायरेक्टली याद कर लो, PH इज इक्वल टू PKA। जब एसिड के लिए लिखते हैं तो इसको PKA करके लिखते हैं, और फिर उसके साथ साथ आप लिखोगे माइनस लॉग ऑफ। अब लॉग ऑफ ऊपर लिखोगे क्या, जब माइनस लॉग लिखोगे ना, ये आपने अच्छी तरह समझ लेना है कि ऊपर लिखना है एसिड, ठीक है, और नीचे लिखना है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, जब आपने माइनस लॉग के साथ लिखना है। तो इसके बाद आपने इसको चेंज करना है, थोड़ा सा चेंज क्या करना है, माइनस को प्लस में चेंज करना है। तो जब ये एक लॉग का फार्मूला है या लॉग का एक तरीका है कि जब आप इसको प्लस लॉग करते हो तो लॉग के सामने वाली जो रकमें होती हैं वो उलट जाती हैं, तो ऊपर आ जाएगा सॉल्ट
की कॉन्सेंट्रेशन यानी सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, और नीचे आ जाएगा एसिड कॉन्सेंट्रेशन। अब आपके पास एक बाकायदा फार्मूला बन गया, इस फार्मूले को आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो इसको हमने कहना है हेंडरसन इक्वेशन। अब आपने थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको समझा देता हूँ कि बाज़ औक़ात बच्चे कंफ्यूज होते हैं। वो इस तरीके से आप कहेंगे सर हम पहले तो पीएच पढ़ कर आए हैं, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो बेटा वो जो चीज़ थी ना आपके पास, वो थी एसिड की पीएच मालूम करने का तरीकाकार, ठीक है, या उससे रिलेटेड बातें पड़ी थी। अब जो आपके पास पीएच आ रही है ना, ये पीएच है बफर की पीएच। तो आपने एहतियात बरतनी है कि बफर की पीएच का फार्मूला आपने ऐसे लगाना है। कोई पूछे पी के ए क्या होता है, मैंने आपको कहा था कि के ए जो भी जिसके बराबर है, अगर उसका आप माइनस लॉग ले लोगे, यानी के ए का माइनस लॉग ले लोगे, तो ये बन जाएगा पी के। तो पी के इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के ए। अब थोड़ा सा ज़रा ये किताब में हमारे नहीं दिए गए, पिछली बुक में फार्मूलाज दिए गए थे, इसलिए मैं इन पे फोकस नहीं करूंगा, बट समझा रहा हूँ कि पी के ए असल में वो है जो आप ऑलरेडी के ए की शक्ल में पढ़ाए हो, लेकिन के ए का माइनस लॉग लेना है। वजह वही रहेगी कि के ए की जो वैल्यू होती है वो बहुत छोटी होती है, जब आप उसका माइनस लॉग लेते हो तो वो एक कंसीडरेबल अमाउंट बन जाती है, ठीक है। और ये सॉल्ट और एसिड से क्या मुराद है, देखो भी अगर मैं आपको एक इक्वेशन लिख के दूं, ठीक है, तो इस इक्वेशन में ऊपर की जाने हमारे पास यानी एसिड और सॉल्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मिलकर बफर की कॉन्सेंट्रेशन को या बफर की पीएच को डिजाइन करती हैं। तो थोड़ा सा मैंने इसमें मजीद आपको बता दिया है, लेकिन आप बुक वाला ही बस लिखिएगा, ज़्यादा नहीं है, आसान है, कोई ऐसा इशू की बात नहीं बनेगी। अब इस हेंडरसन इक्वेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। देखो सपोज करो मैं आपसे कहता हूं कि मैंने एक एसिड ये वाला बफर लिया है, तो इस बफर की जरा हिसाब से अगर मैं इस इक्वेशन को लिखूं तो कैसे लिखूंगा, देखो ऐसे लिखना है आपने, पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ, अब ऊपर क्या है सॉल्ट। अब हमारी इस इक्वेशन में सॉल्ट कौन सा है, वो है CH3COONA, ठीक है, ये हमारे पास सॉल्ट है और ऊपर वाला एसिड है CH3COOH। अब ये आपके पास इस वाले बफर के हिसाब से चंद एक क्या बन गए, हेंडरसन इक्वेशन बन गई। अब वो कहता है कि जब आप बनाते हो ना इसको, किसको भला, बफर को, तो आप कोशिश करो कि जो इसमें सॉल्ट और एसिड डालते हो वो बराबर बराबर डाल दो, यानी जितना एसिड डाला है उतना आपने सॉल्ट डालना है। अगर ऐसा कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा, तो देखो सिंपल सी बात है, अगर एसिड और सॉल्ट की मिकदार बराबर होगी तो वो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगी, ठीक है ना। कैंसिल हो जाने के बाद आंसर क्या आएगा 1, तो ये आ जाएगा लॉग लॉग 1, और प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पर पी के ए, और उससे पीछे क्या है पी एच है, वही लिखा है सेम टू सेम। अब माइनस जो लॉग 1 होता है वो 0 के इक्वल होता है, तो ये सारा खत्म हो जाएगा, तो पी एच बन जाएगी किसके इक्वल, पी के ए के। ये जो आपके पास चीज है ना, अगर आपको के ए पता है, अगर आपको के ए पता है तो क्या होगा, पी के ए पता हो तो उसका माइनस लॉग ले लो, वो पी के बन जाएगा। तो अगर आपको के ए पता है या पी के ए पता है तो ऑटोमेटिकली आपको बफर की पीएच मालूम हो जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास पी के ए वैल्यू है एसिटिक एसिड के लिए पीछे लिखी हुई है, वो है 4.74। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने एक ऐसा बफर तैयार किया जिसमें एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट की बराबर बराबर मिकदारें डाली, तो डालने पर क्या होगा, आपको जो पीएच मिलेगी बफर की वो 4.74 होगी। लेकिन आप कहेंगे सर आप कह रहे थे हमने 2 वाला बनाना है, तो 2 वाला कैसे बनाएंगे, देखो अब पीएच किस पर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है और किस पर इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी रखता है। अगर आपने इस पीएच से कम पीएच बनानी है, यानी इस पीएच की मिकदार कम करनी है, तो बेटा एसिड की मिकदार ज़्यादा डालो, क्योंकि ये इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है पीएच के साथ, और इसकी मिकदार कम डालो। इसी तरीके से अगर आपने 4.754 से ये मिकदार घटानी है, कम करनी है, तो क्या करो, या तो आप इसकी मिकदार क्या कर दो, कम कर दो, या इसकी मिकदार बढ़ा दो। तो इसका मतलब समझ में आ रही है ना बात की, यानी कि अगर आपने 4 से बढ़ानी है, पीएच की वैल्यू बढ़ानी है, तो या तो इसको बढ़ा दो, ठीक है, या इसको घटा दो, और वाइस वर्सा। तो इस तरीके से आप पीएच को खुद भी कंट्रोल कर सकते हो, जरूरी नहीं एग्जैक्टली पी के ए जितनी ही हमेशा होगी, लेकिन हमारी बुक ने फिलहाल इसकी एग्जांपल दी है कि इक्वल अमाउंट्स डाल दी जाए। इट मीन्स दैट, लास्ट लाइन में लिखा हुआ, इट मीन्स दैट पीएच ऑफ द बफर इज जस्ट इक्वल टू द, यानी पीएच ऑफ द बफर इज जस्ट इक्वल टू द
pKa ऑफ द एसिड। तो ये आपके पास ऐसा रिजल्ट लिखा है इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट एंड एसिड आर इक्वल। ठीक है, तो ये आपने इस तरह से करना है। ये ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। नेक्स्ट है क्विक चेक। तो क्विक चेक पर हम चलते हैं, लेकिन वो मैंने आपसे पहले भी कहा है कि उसको मैं अलग से एक पीडीएफ फाइल बनाकर आपको दे दूंगा, जो वहाँ पे सोल्यूशन मिल जाएगा। बाकी जो मेन टॉपिक्स हैं वो हम आज क्लियर कर रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हाँ जी, तो अब हम बात करें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में। ये हमारा 9.8 सेक्शन है। तो इसके अंदर सिंपल सी बात वही है पुरानी वाली। देखो, सबसे पहले हमने वाटर को वाटर में सॉल्युबल किया, फिर हमने एसिड को पानी में सॉल्युबल किया। बेस को भी कर सकते हैं इसी तरीके से। के भी मालूम हमारी बुक ने नहीं किया, इसलिए हमने भी नहीं किया, वरना के ए की तरह के भी मालूम हो जाता है। तो अब हम सॉल्ट डिजॉल्व करें, यानी पहले हमने वाटर में वाटर डिजॉल्व किया, फिर हमने एसिड डिजॉल्व किया, फिर हमने अब क्या करना है, सॉल्ट डिजॉल्व करना है। अब एक्चुअली यहाँ पर आपने सोचना है कि सॉल्ट दो तरह के हो सकते हैं। एक सॉल्ट वो होते हैं जो गुड इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, यानी कि वो सारे के सारे आयोनाइज हो जाते हैं, और कुछ वो होते हैं जो फुली तौर पे आयोनाइज नहीं होते, यानी वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि हम जो यहाँ पढ़ेंगे, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि हम जहाँ पे इक्विलिब्रिया जब पढ़ेंगे तो वीक एसिड, वीक बेसिस, वीक सॉल्ट्स का जिक्र करेंगे। तो ये आपके पास फिलहाल वीक इलेक्ट्रोलाइट में लिख रहा था। तो बात यह है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट आपके पास होंगे, उनको हम अब पढ़ेंगे। इसको हम कहते हैं स्लाइटली सॉल्युबल। स्लाइटली का मतलब होता है थोड़ा, स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट्स। अब ये कौन से सॉल्ट्स हैं? इसके अंदर आप लेड के कंपाउंड ले लो, लेड की क्लोराइड, लेड की सल्फेट। फिलहाल अभी हम इस थोड़ा सा ज़रा लिखते हैं और समझाते हैं कि कैसे करना है, फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा क्या करना है हमें। देखो भाई, सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं लेड सल्फेट की। अब लेड सल्फेट हमारे पास PbSO4 के नाम से है, PbSO4। अब इसको आप करो आयोनाइज। कैसे आयोनाइज करोगे? वही, इसको पानी में डाल दोगे तो बन जाएगा लेड आयन, ठीक है, और साथ बन जाएगा सल्फेट आयन। अब आपके पास दो चीज़ें बन गई हैं। अब इसका मैं लिख देता हूँ कि केसी राइट करो, तो आप कहेंगे सर केसी राइट कर लेते हैं। जब केसी राइट करेंगे तो पहले लिखेंगे प्रोडक्ट्स, तो लेड 2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन और SO4 2 नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय जो रिएक्टेंट है PbSO4 कंसेंट्रेशन। अच्छा, अब थोड़ा सा ज़रा यहाँ पर आपने एक बात सोचनी है। आप सोचो कि ये हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर के अंदर हमारे पास पानी है। अब आपने इसमें जो चीज़ डाली है वो क्या है? वो ये है लेड सल्फेट। ये क्या है? एक सॉल्ट है। और सॉल्ट कौन सी मिकदार में? सॉलिड मिकदार में। सपोज कीजिए ये आपने सॉलिड यहाँ पर डाल दिया और इसको अच्छी तरीके से हिलाया। अब कुछ सॉल्ट, क्योंकि हमने अभी कहा है कि सॉल्ट मुकम्मल तौर पर डिजॉल्व नहीं होता, तो उसका कुछ पीस तो डिजॉल्व, यानी कुछ हिस्सा तो डिजॉल्व हो जाएगा पानी के अंदर और बाकी नीचे बैठ जाएगा। अब आपके पास दो शक्लें हैं आपके पास। एक शक्ल वो है जो नीचे बैठी हुई है, हल नहीं हो रही, वो सॉलिड फॉर्म है, यानी ये शक्ल है। और जो दूसरा आपके पास है वो है जो हल होता जा रहा है, वो है लेड और सल्फेट आयन। आप यहाँ पर इनको एक्वस करके लिख सकते हो। अब सवाल ये है जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इस तरह से आपके पास दो चीज़ें या दो शक्लें आपस में इक्विलिब्रियम में आ गई हैं, तभी तो हमने यहाँ पर इक्विलिब्रियम साइन लगाया है। यानी कुछ हिस्सा ये ऐसे नहीं है कि जो नीचे पड़ा हुआ है सॉल्ट सॉलिड फॉर्म में वो ऐसे पड़ा रहता है, नहीं। इसमें से कुछ मिकदार ऊपर चली जाती है हल होने के लिए, और ऊपर से कुछ मिकदार जो पहले से हल होती है वापस आ जाती है। इस तरह से एक चक्कर चलता रहता है, और ये हमने पहले अपने इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में भी पढ़ लिया था। अच्छा, अब ये आपके पास एक क्या है? वीकली या कह लें स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट है जो कि इक्विलिब्रियम में मौजूद है। अब हम चलते हैं मजीद आगे, कुछ सीखते हैं। हमने बात सीखी कि लेड सल्फेट जो है वो तो बहुत कम हल होता है। इसका मतलब है कि जितना भी लेड सल्फेट होगा वो तो बहुत नेग्लिजिबल क्या होगा, आयन में चेंज होगा। तो इसका मतलब है कि लेड सल्फेट जो आपने पहले डाला था वो अभी भी ऑलमोस्ट उतना ही है जैसे हम पहले एक कंसेप्ट लेकर आए थे कॉइन वाला। यानी या यूँ समझ लो कि आपको मैंने कहा था कि अगर करोड़ों रुपए हों, उनमें से चंद सैकड़ों गिर भी जाएं या ना मिले तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसी तरह से यहाँ पर भी है। अब ये जो आपके पास मिकदार है ये कम नहीं हो रही, यानी कम तो हो रही है लेकिन इंतहाई कम कम हो रही है। तो इसका मतलब है ये कांस्टेंट रहेगी। तो जैसे हमने एसिड को और वाटर को उठा के केसी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया था, अब इसको भी मल्टीप्लाई कर दो और इसके बाद आप देखो क्या बनता है। तो ये आपके पास आ गया केसी और यहाँ आ गया
लेड सल्फेट PbSO4, ठीक है, ये भी कांस्टेंट क्वांटिटी है और ये भी कांस्टेंट क्वांटिटी है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वही लेड आयन आ जाएंगे 2 पॉजिटिव, और फिर उसके बाद SO4 2 नेगेटिव। अब ये जो है ना, दोनों जैसे एसिड के मामले में ये दोनों एसिड के पार्ट थे, और वाटर के मुकाबले में या वाटर के वाले मामले में हाइड्रोजन आयन और OH आयन थे, बिल्कुल सेम टू सेम। जो सॉल्ट आप डालोगे ये उन दोनों सॉल्ट के आयंस का प्रोडक्ट होगा, इसलिए इसको हम आयनी प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट भी बोल सकते हैं, और यहाँ पर इसको हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि सॉल्ट के लिए ये वर्ड इस्तेमाल करेंगे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ये ऊपर लिखा हुआ भी है मेन हेडिंग में। मैं क्यों लिख रहा हूँ प्रोडक्ट, ये बताने के लिए। देखो ये प्रोडक्ट है, इन दोनों का प्रोडक्ट है, लेकिन अब पुरानी वाली बात दोबारा अप्लाई करो। ये भी आपके पास एक क्या है, कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट चीज़ है। तो जब कांस्टेंट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है तो फिर एक नया कांस्टेंट बनता है, और इस वक्त इसका कांस्टेंट का नाम KSP रखेंगे। जब हमने इसमें एसिड डाला था तो Ka बना था, जब हमने वाटर की डिसोसिएशन पढ़ी थी तो KW कहा था, अब हम सॉल्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोलते हैं। तो अब आपके पास KSP, ये KSP किसका है, PbSO4 का। तो ये जब ये जो भी सॉल्ट होगा उसके KSP उसी के आयनी प्रोडक्ट के बराबर होगा। जैसे लेड सल्फेट है ना, तो वो बराबर होगा लेड आयन और सल्फेट आयन के आयनिक कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो इस तरीके से, और अगर आप सॉल्ट बदल देते हो, जैसे सपोज कीजिए हम KSP मालूम करते हैं PbCl2 लेड क्लोराइड का, तो फिर वो किसके बराबर होगा, वो सारा कुछ आपको बनाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली इसके हिस्से कर लो। इसमें लेड है और इसके अंदर क्लोरीन है, ठीक है, बैलेंस करके करना। अब ये जो 2 है, ये जब बैलेंस करते हैं इक्वेशन में तो यहाँ आता है, लेकिन जब आप इसको फार्मूला में लिखोगे तो यही 2 ऊपर आएगा। बस ये आपने याद करना है, क्योंकि इससे पहले ये ऐसी एग्जांपल नहीं आई है। तो जो भी कोफिशिएंट होता है वो एक्सपोनेंट बन जाता है, यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन का जो क्या होता है, अपना कोफिशिएंट होता है, शुरू में आता है, वो यहाँ पर एक्सपोनेंट बन जाता है। तो अगर ना समझ में आ रही हो तो आप यहाँ पर इसको पहले आयनाइज कर लो। देखो PbCl2 will ionize as Pb2 पॉजिटिव और 2 क्लोरीन नेगेटिव। तो ये क्या है, इसे हम कहते हैं कोफिशिएंट। लेकिन जब ये इक्वेशन में लिखा रहता है इस बैलेंस का अपना इक्विलिब्रियम इक्वेशन के अंदर, तो फिर ये एक्सपोनेंट बन जाता है। अच्छा, ऐसे करके लिखना है, ये जी KSP निकल आया। इस तरह आप KSP के जितने भी फार्मूलाज बना सकते हो सॉल्ट्स के लिए। अब चंद एक बात है, यहाँ किताब वाला कहता है कि जो KSP की वैल्यू है इसकी जब हमने निकाली है वो कितनी है, ये आपको याद करनी है। 1.6 इंटू 10⁻⁻8 इन, देखो ये बहुत ही छोटी वैल्यू है, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर आप एक काम कर लो, वो काम क्या है कि ये जो मैंने आपके सामने लिखा है इसी को आप इबारत में लिखो, तो ऑटोमेटिकली आपके पास डेफिनेशन बन जाएगी। यानी कोई कहता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, तो आप कहोगे इट इज द प्रोडक्ट भाई, ये मल्टीप्लाई है किसका, इन दोनों का। ये दोनों क्या है, ये जी मोलर सॉल्युबिलिटीज। तो आप लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट सॉल्युबल हो रहा है इसलिए सॉल्युबिलिटी का वर्ड इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे लिखता है प्रोडक्ट ऑफ मोलर सॉल्युबिलिटीज ऑफ 2 आयंस। लेकिन कब होगा ये तब जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम स्टेज। तो ये तो एक सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। अच्छा, अब मसला ये है कि ये डेफिनेशन तब तो बड़ी आसान रहती है अगर आपके पास इस तरह का इक्विलिब्रिया हो, जिसमें मिसाल के तौर पर आपके पास ये जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है ये 1:1 होती है, क्योंकि ये 1:1 यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन वो 1:1 लिखने का फ़ायदा नहीं होता। लेकिन जब इस तरह का सॉल्ट आता है जिसमें आपके पास इस तरह से पावर्स भी बन जाती हैं, तो फिर आपको इसी डेफिनेशन में पावर का इस्तेमाल भी करना चाहिए। तो बुक में लिखा हुआ है द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ, वही प्रोडक्ट ऑफ द मोलर सॉल्युबिलिटी लिख लें या कॉन्सेंट्रेशन लिख लें ऑफ आयंस। अब उस आयन के ऊपर क्या लगाना है, ये नई चीज आ रही है, रेज टू द पावर।
यानी कि आपने इसके ऊपर एक पावर लगानी है जो किसके इक्वल होती है, इक्वल टू द कोफिशिएंट इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो वो जो मैंने आपको बात समझा दी थी वही थोड़ी सी इसमें ऐड कर देनी है। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस एट इक्विलिब्रियम। अगर आप इसी में ऐड करना चाहो तो लिख सकते हो व्हेन द कोफिशिएंट ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन आर एक्सप्रेस्ड एज, उन्हें रखा जाएगा एज एक्सपोनेंट इन द KSP फार्मूला या KSP इक्वेशन। तो इस तरीके से आप खुद भी ऐड कर सकते हो, बुक में वाज़ेह तौर पर हाईलाइट करके लिखा हुआ है, वहीं से देख लेना, ये मुश्किल नहीं रहेगा, पर ये इसकी आसान डेफिनेशन है। इसके बाद बुक ने क्या किया, एक फार्मूला दिखा, एक टेबल दिखाया, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये मैंने हाईलाइट कर दिया है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन of ions raised to the exponent equal to the coefficient of the balanced chemical equation। बात समझ में आ जाए तो ठीक, वरना एक कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, फिर मैं इसके बारे में आपको मजीद वजाहत दे दूंगा। अच्छा, फिलहाल जो मैंने आपको समझाना था वो बुक से वो ये है कि जो टेबल बना हुआ है इसमें काफ़ी सारे सॉल्ट दिए हुए हैं, साथ साथ उनकी KSP वैल्यू दी हुई है और उनका आयनिक प्रोडक्ट भी दिया हुआ है। इस तरह आप कम अज़ कम इसे चंद एक, जैसे कि सिल्वर क्लोराइड याद कर लो, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट याद कर लो, और लेड क्रोमेट याद कर लो, आखिरी सेकंड लास्ट जो है, और बेरियम सल्फ में लेड सल्फेट तो आपने कर लिया होगा, तो ये अभी अभी पढ़ा है। तो एक दो, तकरीबन तीन चार, ये एक बस चार एक कर लो, पहले नंबर पे ये कर लो, फिर उसके बाद जो है जब हो जाए तो फिर मजीद बढ़ा सकते हो। तो ये इतना काफ़ी है। अब चलते हैं आगे। ये छोटा सा एक सेक्शन है, ये आप इजीली कर लो। इसमें जैसे लिखा है एप्लीकेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी, अगर आप दो दो लाइनें लिख दोगे तो वो भी काफ़ी रहेगा, क्योंकि इसमें इतना कुछ है नहीं, बस लिखा हुआ भी थोड़ा थोड़ा सा ही है। नंबर 1, डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी फ्रॉम KSP, यानी आपको जो फार्मूला दिया गया है वो KSP का फार्मूला है, तो आप KSP मालूम कर सकते हो। पहली बात तो ये आ गई, यानी क्या फ़ायदा है। नंबर 2, ये वाली जो सैंपल है, ये यानी सैंपल प्रॉब्लम है, ये इसका कुछ हिस्सा ज़रूर है, लेकिन आपने जब लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए या आपसे एप्लीकेशन पूछी जाए तो आपने ये नहीं करनी होती। फिर आ जाएंगे कॉमन आइन पर। तो जो आपके पास कॉमन आइन है इसकी तरफ आते हैं। तो कॉमन आइन में, यानी कॉमन आइन इफेक्ट, तो कॉमन आइन इफेक्ट में लिखा है द प्रेजेंस ऑफ द कॉमन आइन डिक्रीजेज द सॉल्युबिलिटी। हमें पता है कॉमन आइन सुप्रेस करता है सॉल्युबिलिटी को, लेकिन फिर वही बात आती है कि आप कौन सी चीज़ सुप्रेस होगी, वो वाले जो सॉल्ट होंगे जिनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सुप्रेस हो जाएंगे उसकी सॉल्युबिलिटी। तो ये वाली बात आपको पता चलेगी। कॉमन आइन से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन से सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, और जितना सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है वो उतना क्रिस्टलाइज होकर अलग हो जाता है। तो क्रिस्टलाइजेशन करने का भी तरीकाकार यहाँ पे हो सकता है। आखिरी बात है प्रिडिक्टिंग द प्रेसिपिटेशन। आप ये बता सकते हो कि सॉल्ट जो आप बनाना चाहते हो वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, वो आप यहाँ से देख सकते हो। देखो उसमें क्या होगा, ये आपके पास एक टेबल है, ये आपने ज़रूर बताना है, ऊपर भी ये लिखा हुआ है। तो यहाँ बेशक आप चाहो तो ये मज़ीद ज़्यादा एग्जाम्पल ना दो, बस ऊपर वाली चंद एक लाइन लिख दो, और ये लिख दो कि KS, देखो अगर आयनिक प्रोडक्ट, यानी सपोज कीजिए कि आपके पास ये जो दो चीज़ें हैं, कोई भी आयन्स हैं, उनका जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई है, अगर वो वाला इस KSP की निस्बत क्या होगा, वो होगा छोटा, यानी KSP मतलब छोटा होगा, और आयनिक प्रोडक्ट अगर बड़ा होगा तो उसका मतलब है सुपर सैचुरेशन है और प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। फिर इसी तरह से अगर आपने वही, जैसे यहाँ पे भी बना हुआ है, अगर आप देखना चाहो देख सकते हो, KSP की से अगर इक्वल है आयनिक प्रोडक्ट तो उसका मतलब है सैचुरेशन हो चुकी है और प्रेसिपिटेशन नहीं होगी, मजीद सॉल्ट क्लियर करके या प्योर फॉर्म में हासिल नहीं होगा। और उल्टा कर लो, KSP अगर छोटा हो जाता है तो अनसैचुरेशन है, अभी भी प्रेसिपिटेशन नहीं हो पाएगी। तो ये आपके पास एक स्केल है, इसी को उठाकर आपने यहाँ पे लिख देना है और बता देना है कि अगर KSP मालूम हो जाए तो आप बता सकते हो कि सॉल्यूशन की सैचुरेशन है नहीं है, और इसको प्रेसिपिटेट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर मिसाल जो दी हुई है कि आपके पास ये 10⁻⁻² कॉन्सेंट्रेशन दी थी, इसको 2 पे डिवाइड कर दिया ताकि दोनों के बारे में पता चल जाए। इन दोनों के बारे में किताब ने इकट्ठा लिखा था, तो 2 पे तकसीम कर आपने इनको अलग अलग कर लिया। जो 5.0 10⁻³ निकला है, अब आप इन दोनों का, क्योंकि आपने प्रोडक्ट लेना होता है KSP में, तो आपने इन इसी वैल्यू को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। और 2.5 जो इसका KSP निकला है 10⁻⁵, वो बड़ा है, ऊपर लिखा हुआ है इसका KSP कितना होता है, तो वो बड़ा है। इसकी वजह से इसका मतलब क्या हुआ, एज द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन इज ग्रेटर देन KSP से बड़ा है, देयरफॉर कैल्शियम सल्फेट इज विल प्रेसिपिटेट आउट। इसका मतलब है अब आप कैल्शियम सल्फेट जो है
वो प्रेसिपिटेट कर सकते हो, मतलब उसकी सॉलिड फॉर्म, प्योर सॉलिड फॉर्म बना सकते हो। तो ये था जी हमारे पास आज का चैप्टर। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास जो सारा ये हिस्सा है ये स्मार्ट सिलेबस में कट हो चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये नहीं किया। ऑलमोस्ट चैप्टर आपका एंड हो गया। बाकी जो एक्सरसाइज है और इम्पोर्टेंट जो क्विक चेक्स हैं वो फिर मैं आपको इंशाल्लाह बाद में जो पीडीएफ है उसमें दे दूंगा। अब चैप्टर तकरीबन आपका एंड हो गया है, इसको अच्छी तरह से पढ़ें और जो जो इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आए उन्हें खुद करने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा आप खुद करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। तो अब तक के लिए फिर मैं हमेशा जैसे कहता हूँ, अल्लाह हाफिज़। और जाने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, ताकि नए जो आपके पास वीडियोज़ हैं वो आपको वक्त पर मिल सकें। और चैप्टर नंबर 1 से लेकर जो 8 है वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट किए हुए हैं। जो बच्चे भी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन्हें ये पता होना चाहिए वो कंप्लीट हो चुके हैं हर तरीके से, उनकी नोट्स भी अवेलेबल हैं। बाकी ये है कि आपने अच्छे तरीके से इसको कर लेना है। और चूंकि अब स्मार्ट सिलेबस आया है तो अब आया है, इससे पहले हम कर चुके थे, तो स्मार्ट सिलेबस के एतबार से आपने ज़रूर उसमें वो टॉपिक्स छोड़ देने हैं जो आपको नहीं करने, ज़ाहिर सी बात है, और बाकी सारा कर लेना है। इस तरह से फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। मैं बहुत जल्द आपको एक स्कीम बता दूंगा, एक तरीका बता दूंगा, या कह लें स्टडी प्लान बता दूंगा। जिस स्टडी प्लान को वैसे मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था जब मैंने एक लाइव वीडियो में आपको सारा कुछ सिलेबस, स्मार्ट सिलेबस के बारे में बताया था। तो जो स्टडी प्लान है वो बताएगा कि आपने कितने चैप्टर्स करने हैं। मैंने फिलहाल 1 से लेकर 9 तक की आपको एक बात समझाई थी। और अगर ये चैप्टर आपने कर लिया है तो जो बच्चे थोड़ी तैयारी करना चाहते हैं, थोड़ी सी मुराद है कि जो 80% तक मार्क्स हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए इतने चैप्टर भी काफ़ी हैं। तो इंशाल्लाह फिर उसके बाद हम आगे जिक्र करेंगे। इंशाल्लाह लाइव सेशन में आ जाएंगे, या आपको सही तरह गाइड कर दिया जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर आपने मजीद शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए करने हैं, ताकि आपकी थोड़ी थोड़ी स्टडी जो आप कर रहे हो उसमें मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सको। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फिर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दूसरों तक शेयर जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।